बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और आप हब से परेशान होंगे। आपने मेरे इस एक्सप्रेशन से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि बहुत मुश्किल हो रही है भाई। इतना हब्स बारिशों का स्पेल जो कि 28 से आगाज़ हुआ है, जो कि अभी अभी मुझे हमारे प्रोड्यूसर साहब ने मेरे कान में बताया जी कल हुई है कुछ इलाकों में बारिश। मुझे नहीं पता चला लेकिन हुई है बारिश, ये तो मुझे पता है। 31 जुलाई तक जारी रहेगा ये सिलसिला और ये जो 5वां स्पेल है इससे जो हब्स है और उसके ऊपर बहुत सारे इलाकों में लाइट नहीं आ रही है। ये सबसे वर्स्ट बात है क्योंकि लाइट ना आना ये तो बहुत बड़ा एक मसला है ना, क्योंकि बारिश के बाद जो हब्स की कैफियत होती है नॉर्मली इस वेदर के अंदर, जब बारिशें खुलकर होती हैं तब भी मसला है, नहीं होती हैं तब भी मसला है, और आधे शहर में बारिश हो रही है आधे में नहीं हो रही, तो दैट्स वेरी स्ट्रेंज। लेकिन जी बारिशों के साथ साथ हमें पता है कि ये जो सैलाबी सूरत हाल मुल्क भर में रही है, इससे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। हर साल शदीद बारिशें, अचानक सैलाब की वजह से सड़कों पर जो सफ़र करने वाले अफराद हैं उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और अभी हमने रीसेंट टाइम्स में देखा भी है कि जो टूरिस्ट स्पॉट्स थे वहाँ पे तो मसाइल रहे, शहरों के अंदर भी लोगों को बड़ा मसला रहा। इन ख़तरनाक हालात में सबसे ज़्यादा खौफनाक लम्हा वो होता है जब गाड़ी पानी में डूबने लगती है, और अक्सर लोग घबराहट में ऐसे फैसले करते हैं जो उनकी जान को मज़ीद ख़तरे में डाल देते हैं। इन चंद कीमती लम्हों में जी आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और ज़ाहिर है पैनिक की सूरत हाल में यू कांट ब्लेम एनीवन, बट एट द सेम टाइम आई होप कि ये सेगमेंट, ये कॉन्वर्सेशन किसी के भी जहन में होगी तो ये चीज़ आपको ख्याल रहता है कि अक्सर लोग डूबती गाड़ी से बचने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, जो दरअसल एक ख़तरनाक गलती साबित हो सकती है। अगर आपकी गाड़ी सैलाब में फंस जाए तो आपको क्या करना है, कौन से ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। वैसे तो पहली बात, आपको ज़रूरत ही नहीं है गाड़ी पानी में निकालने के लिए, लेकिन अगर आपको बहुत मजबूरी है तो आपको क्या क्या करना है। सालिया हसन हमारे साथ मौजूद हैं, ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सालिया साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। गुड मॉर्निंग अर्मिला। थैंक यू सो मच सालिया। वैसे अब मैं पहले ही कॉन्वर्सेशन के आगाज़ में कह रही थी कि आपने पहले तो कोशिश करनी ही है कि अगर पानी ज़्यादा है, आप अपनी गाड़ी को मैनेज नहीं कर सकते तो आप घरों से ना निकले। लेकिन अभी रिसेंट हमने जो एपिसोड देखा है जिसके अंदर बहुत सारी गाड़ियाँ पानी के अंदर बही हैं, इवन पॉश इलाकों में भी हमने जो रावलपिंडी में भी देखा, इसके अलावा टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। लोगों को लग रहा होता है कि वो निकाल लेंगे गाड़ी, लेकिन समटाइम्स वो पानी अपने फ्लो में गाड़ी को भी साथ ले जाती है। अब एज अ ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट व्हाट डू यू सजेस्ट कि ऐसी सूरत हाल में किन बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है? ओके, थैंक यू सो मच अर्मिला दैट यू गेव मी द चांस। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और इसमें सबसे पहले जो आपने बात की, आई वुड रिपीट दैट, कि जब आपको लगे कि बाहर सड़क पर पानी आ रहा है, कोई सैलाब टाइप की, फ्लड टाइप की थोड़ी सी भी सिचुएशन है, दैट मीन्स कि 6 इंचेस का भी अगर सड़क के ऊपर पानी है तो वो एक ह्यूमन को, एक इंसान को बहा सकता है। वो उसमें इतनी स्पीड और थ्रस्ट होता है, और अगर 1 फुट का पानी है तो वो पूरी गाड़ी को लेकर जा सकता है, बहा सकता है। सो लाइफ में कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि जिसके तहत जिंदा रहने से ज्यादा जो हो और आप अपनी लाइफ को खतरे में डालें और आप उस वक्त सड़क के ऊपर बाहर निकले। नंबर 1। नंबर 2, आपने पैनिक नहीं करना। अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए, फॉर एग्जांपल पानी बहुत कम था, 6 इंचेस से भी नीचे था, और आपको ऐसा लगा कि आपको कहीं पहुंचना बहुत जरूरी है और आपने एक रॉन्ग डिसीजन ले लिया, तो उसमें 2-3 स्टेप्स हैं जिसका आपने बहुत ख्याल रखना है। नंबर 1, आपने पैनिक करके फोन नहीं निकालना अपना। फोन को अपनी जेब में डालें, शीशा खोलें गाड़ी का और गाड़ी की छत के ऊपर चढ़ जाएं फौरन। गाड़ी का दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है आपको। जब आप छत के ऊपर चले जाएं तब कॉल फॉर हेल्प फॉर समबडी, ठीक है ना, तब आप किसी को कॉल कर सकें। लेकिन उस वक्त भी अगर आपको लगे कि आपकी गाड़ी बह रही है और आप नहीं किसी को कॉल कर सकते और पानी बहुत ज्यादा हो गया है, तो पानी के 2-3 हिस्से होते हैं। एक वो हिस्सा होता है जिसमें प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा होता है, और एक वो हिस्सा होता है जिसमें प्रेशर कम होता है। तो जब आप गाड़ी की छत के ऊपर चढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पर पानी का फ्लो हल्का है और कहाँ पर तेज है। देखिए, अब इसमें एक ही सिचुएशन है, या तो आप गाड़ी के ऊपर रहें और गाड़ी फुल अगर थ्रस्ट के साथ जा रही है, वो कहीं टकराएगी तो आपको ये जानलेवा हादसा हो सकता है। तो उससे बचने के लिए कि जब आपको लगे कि गाड़ी अब स्पीड में जा रही है और अब आप गिर सकते हैं गाड़ी की छत के ऊपर से,
फौरन जंप करें पानी में और उस तरफ स्विम करने की कोशिश करें जिस तरफ पानी का फ्लो हल्का है। दिस इज द ओनली वे कि जिस सिचुएशन से आप अपनी जान बचा सकते हैं। पैनिक आपने नहीं करना। आप जितना पैनिक करेंगे पानी आपको उतनी तेजी से आगे भी बहाएगा और नीचे की तरफ भी लेकर जाएगा। आपको बॉडी को हल्का सा ढीला छोड़ना है और पाँव से धक्का देते हुए अपने आप को हल्के थ्रस्ट वाले, जहां पानी का फ्लो जरा कम होगा, उस तरफ लेकर जाने की कोशिश करनी है। और अगेंस्ट द फ्लो भी नहीं जा सकते, विद द फ्लो भी नहीं जा सकते। और कह लें कि 45 टू 50 डिग्रीज के एंगल पर हल्का हल्का आहिस्ता आहिस्ता आपको तैर के जाना है। ये तभी होगा जब आपके औसान खता नहीं हुए हुए होंगे। जान से बढ़कर कुछ नहीं है। बीइंग मुस्लिम्स, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन कोशिश नहीं छोड़नी और पैनिक नहीं करना, ये इसका एक वाहिद हल है। अच्छा सालिया, मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है, ये तो हम अभी शहरी इलाकों में बात कर रहे हैं, अब बहुत सारे लोगों को मैंने लिटरली, ये मैं बिल्कुल एग्जेजरेट नहीं कर रही, वो शौकिया जाते हैं पानी के अंदर कि उन्हें इंजॉय करना है। वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ नॉट इन्जॉयमेंट। ये पानी के अंदर करंट हो सकता है, हमारे गटर जो मेन होल्स हैं वो खुले हो सकते हैं, आपकी गाड़ी फ्लो में कहीं भी जा सकती है। अभी हमने देखा है रावलपिंडी के अंदर जैसे नाले के अंदर गाड़ी बह गई और वो कहाँ जाके मिली, दैट वाज हॉरिफाइंग। सालिया, बहुत सारे लोग टूरिस्ट स्पॉट्स के ऊपर जाते हैं और वहाँ पर ज़ाहिर है रोड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारी जगहों पे इतना अच्छा नहीं होता। आई रियली वांट कि आप इस हवाले से भी बताएं कि जब आप ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे रफ पैचेस हैं रोड्स के, या इतनी अच्छी स्मूथ रोड नहीं है, पत्थर हैं, आपने अपनी गाड़ी को मैकेनिकली कितना इक्विप्ड रखना है और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और साथ साथ वहाँ पे भी हमने सवात में और दीगर बाबूसर वगैरह में भी देखा है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है इस सारे मामले में। अच्छा अरमला, इसमें यह है कि जैसे आपने टूरिस्ट स्पॉट्स का नाम लिया ना, और आपने सवात और नॉर्दर्न एरियाज की बात की, जब बारिशें होती हैं तब लैंड स्लाइडिंग होती है। सो प्लीज मेरी बार बार रिक्वेस्ट है सबसे, इंजॉयमेंट, छुट्टियां, आई अंडरस्टैंड सबके बच्चों की छुट्टियां, आपने बाहर जाना है, बट जिंदा रहना इज योर शुड बी योर अटमोस्ट प्रायोरिटी। आपने जिंदा रहना है, जान है तो जहान है। अच्छा, इधर अगर आपने इक्विप करना है तो सबसे पहले देखें आप गाड़ी में कोई मोटी चेन्स या रोप वगैरह कुछ जरूर रखें, इन केस आपको ऐसा लगता है कि कोई वहां बड़ा पत्थर है या कोई चीज है जिससे आप गाड़ी को किसी जगह अटका सकते हैं और आपके पास टाइम है। अदरवाइज तो टाइम नहीं होता अरमला, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हमें एडवेंचर की आपने बात की, बच्चों के लिए शायद पार्क्स या दूसरे कोई इतनी एक्टिविटीज, इतने मसरूफ नहीं रहते बच्चे जो दे वांट टू गो आउट एंड हैव एडवेंचर। ये कोई एडवेंचर की चीज नहीं है। हमें वी मस्ट एजुकेट आवर किड्स इन द स्कूल कॉलेजेस कि बेटा फन करना है, आप पार्क्स में जाएं, आप दूसरे काम कर सकते हैं, लेकिन ये इस टाइप का फन कि आप पानी में, समंदर में भी मैंने अक्सर देखा है कि लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ इतनी तेज हाई टाइड्स के साथ आगे जाते जा रहे हैं, आगे जाते जा रहे हैं। प्लीज कीप द एडवेंचर टू योरसेल्फ, अपने बच्चों को इन चीजों में इन्वॉल्व ना करें। और अगर आपने नॉर्दर्न एरियाज जाना है तो मेक श्योर वेदर फोरकास्ट अब गूगल पर इजीली अवेलेबल होती है, अपने मोबाइल से उस पर डालें। बारिशें तो मत जाएं, लैंड स्लाइडिंग होगी, गाड़ी को आप जितना भी इक्विप कर लें, गाड़ी गाड़ी है, वो कश्ती थोड़ी है। एट द एंड ऑफ द डे वो इतना थ्रस्ट होता है कि वो बहा जाएगा। आपको बताया ना 6 इंचेस अरमला, जस्ट 6 इंचेस, जो फ्लड का 6 इंच होता है ना, वो पूरा इंसान, वो जितना भी भारी हो उसको वो बड़े आराम से स्वीप कर जाएगा। 1 फुट गाड़ी स्वीप कर जाएगा, तो बड़े उसकी स्पीड होती है। तो पहला पैनिक स्ट्राइक ही करता है इंसान को कि एकदम से जब आप एक अनएक्सपेक्टेड चेंज के अंदर जाते हैं तो आप पैनिक इस तरह कर जाते हैं कि आपको समझ ही नहीं आती। तो प्लीज अपने आप को सबसे पहले मजबूत रखें, बच्चों को घर से निकलने से पहले एजुकेट करें। कोई पता नहीं है किस वक्त कहाँ फ्लड कर जाए, कौन सी रोड्स, अभी यही हालात हुए हैं पूरे पाकिस्तान के। क्लाइमेट चेंज है जिसकी वजह से ये बेमौसमी बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं, एक्स्ट्रा बारिशें हो रही हैं। तो प्लीज मौसम का थोड़ा ध्यान रखें, यही फर्क है एक नेशन का। आपने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, सेगमेंट किया अरमला, आई एम थैंकफुल टू यू, बिकॉज इसके ऊपर मजीद कोई लोग रो तो रहे हैं सारे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, डैमेज हो गया, नाउ वी हैव टू डू द डैमेज कंट्रोल। अब हमने कंट्रोल करना है उसको। तो कंट्रोल करने के लिए हमें अपने आप को एजुकेट करना है, बच्चों को एजुकेट करना है कि पहले तो बाहर नहीं निकले, निकल गए फॉर एग्जांपल पानी था ही नहीं और अचानक से कुछ आना शुरू हो जाता है तो इमीडिएटली गाड़ी की छत के ऊपर चढ़ जाएं, देन कॉल समबडी। इफ यू स्टिल थिंक कि कोई नहीं है, देन ट्राई एंड स्विम टू अ प्लेस जो थोड़ी सी ऊंची है, वहां चढ़ के बैठ जाएं। कुछ नहीं होगा अगर उस दिन का काम नहीं होगा, आप हैं तो सब कुछ चलेगा आगे।
एब्सोल्युटली। और प्लीज़ बगैर ज़रूरत बाहर निकलना, ये तो इससे बड़ा ब्लंडर आप अपने साथ या अपनी फैमिली के साथ नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच सालिया, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। सालिया हसन हमारे साथ मौजूद थी जो ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट है। और सैलाब के अंदर या इवन आम बारिशों के अंदर भी पानी के अंदर गाड़ी चलाना इट इज़न्ट सेफ़। और हम अगर इवन शहरों की या लाहौर की भी बात करें, आई रिमेंबर लास्ट ईयर बहुत बारिश हुई थी यहाँ पर, और जो पानी था वो बहुत ज़्यादा खड़ा था क्योंकि ये वॉल्टन रोड वाला मंसूबा उस टाइम तक कंप्लीट नहीं था। तो वहाँ पे जिस हिसाब से पानी था, लोग अपनी गाड़ियों में जा रहे थे, रास्ते में गाड़ियाँ बंद हो रही थी, बुरा हाल था। और आप इतने से पानी में, जो कि स्टैटिक पानी है, जो कि बह नहीं रहा, मैं उसमें पैनिक कर रही थी। तो इमेजिन करें कि एक जो पानी फ्लो में है, आप जो गाड़ी को बहा सकता है, इंसान को बहा सकता है, तो उसमें इंसान कितना पैनिक हो सकता है। तो मेक श्योर करें कि अपने आप को भी सेफ़ रखें, अपनी फैमिलीज़ को भी सेफ़ रखें। और सालिया ने बड़ी अच्छी टिप्स दी है कि अगर उस टाइम आई नो कि आपके दिमाग में कुछ समझ में नहीं आपको आ रहा होता, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी हाजिर दिमागी से आप चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करें। और वैसे अल्लाह ना करे कि कोई कभी भी इस सिचुएशन के अंदर आए। अच्छा जी, मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आज हम प्रोग्राम के आगाज़ में शेफ़ इंट्रोड्यूस करा देते हैं, क्योंकि आज हमारे किचन से खुशबू सुबह सुबह आ रही है। हमारे साथ इस वक्त आतिफ हनीफ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक। क्या बना रहे हैं आतिफ आज हम बटर बॉम्ब स्टफ चिकन बना रहे हैं, और इसकी जो स्टफिंग है वो हम उसमें ओलिव्स और चीज़ की स्टफिंग है, इसकी साइड पे मैश पोटैटो और सोते वेजिटेबल देंगे। इसकी टॉप पे ना मशरूम बर्नेज सॉस देंगे। मशरूम सॉस है? मशरूम बर्नेज सॉस दें। ओके। और इसकी साइड पे हम पोटैटो गार्निश देंगे। और ये हमारा स्टफ चिकन है, ये कॉन्टिनेंटल के एक आइटम है। ठीक है। और ये 1 प्लेट सर्विंग है। 1 प्लेट सर्विंग। अच्छा, अब चिकन को क्या करें, थोड़ा सा चिकन की बताएं। मैंने पहले पॉकेट बनाई है स्टफ चिकन की, उसमें मैंने चीज़ और ऑलिव्स की मैंने एक मैरिनेशन बनाई है, उसकी स्टफिंग की है। ओके। स्टफिंग करने के बाद उसको मैंने मैरिनेट किया है। मैरिनेट किया। ओके। ऑयल और ब्लैक पेपर की इसकी मैरिनेशन है, और साइड पे सोते वेजिटेबल और मैश, और टॉप के ऊपर मशरूम बर्नेज सॉस। ठीक है, चले आप रेडी करें। मीनवाइल हम दोबारा से आते हैं, आप अपने काम को जारी रखें। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं, और अभी हमने कुछ एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करनी है, लेकिन इस टॉपिक पे आने से पहले मैंने आपको आज सुबह सुबह तो खबर ही नहीं दी। मेरी अखबार पड़ी हुई है मेरे आगे, इसमें दोनों अखबारों में यही खबर लगी हुई है कि सिंदूर नाकाम हुआ, लेकिन अब ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया गया है जी इंडिया की जानिब से। भारत की पहलगाम वाक़े में मुलव्विस होने के नाम पर फौजी कार्रवाई हुई है। 3 कश्मीरी इन्होंने शहीद किए हैं। इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसकी इंडिया तैयारी कर रहा था, इस हवाले से हमने आगे जाके प्रोग्राम में बात करनी है, लेकिन सिर्फ ये सरहदी जारियत कह लें या जो वहाँ पे हम दहशत गर्दी देखते हैं इंडिया की तरफ से, ये सिर्फ वो नहीं है, बल्कि आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो एक डिजिटल आर्काइव के हवाले से है। आज हमारे साथ अमजद ज़फ़र अली साहब मौजूद हैं, जो कि मुसन्निफ़ हैं, मुहक़्क़िक़ हैं, कसूर से ताल्लुक़ रखते हैं, तारीख़ दान भी हैं, जो गुज़िश्ता चंद हफ्तों से भारत के जो सरकारी डिजिटल आर्काइव है अब लेख पाताल इसके ज़रिए बर-ए-सग़ीर की क़बल तक़सीम तारीख़ पर तहक़ीक़ कर रहे थे। और ये आर्काइव जी साउथ एशिया का मुश्तरका माजी से जुड़े तारीख़ी रिकॉर्ड्स का एक नायाब ख़जाना है, जो कि रिसर्चर्स हों, स्टूडेंट्स हों, तलबा हों, उनके लिए ज़ाहिर है बड़ा इंपॉर्टेंस का हामिल होता है। ताहम सबसे अफसोसनाक बात यह है कि हालिया दिनों में पाकिस्तान से इस वेबसाइट तक रसाई मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। यहाँ तक कि जो लोग VPN का इस्तेमाल के ज़रिए भी इसको एक्सेस कर रहे थे, वो भी पॉसिबल नहीं है। ज़ाहिर है ये बहुत सारे लोग इस पर एतराज़ कर रहे हैं, बल्कि इससे इज्तिमाई तारीख से जो ताल्लुक़ तोड़ने की कोशिश है वो बर-ए-सग़ीर के हर शहरी की शनाख्त का हिस्सा है। और तारीख को सरहदों की कैद बनाना एक ख़तरनाक रुझान है जो इंडिया की तरफ से किया जा रहा है। इस पर हम ज़रा बात करेंगे जब अमजद ज़फ़र अली हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ये क्या मामला है, हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। ये आर्काइव क्या है, मुश्तरका तौर पर है, और इसके ऊपर जो रिसर्च काम कर रहा था, क्या वो पाकिस्तानी और इंडियन साइड दोनों से हुआ? ये आर्काइव बेसिकली है किसकी? बेसिकली ये इंडियन नेशनल आर्काइव्स का पार्ट है, जिसपे बिफोर पार्टीशन जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन थी, ऑफिशियल और अनऑफिशियल जो डॉक्यूमेंटेशन थी, वो सारी इसके ऊपर डिजिटलाइज की गई। क्योंकि जब पार्टीशन हुई है तो ब्रिटिश ने जहां पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ की,
वहाँ पे ये भी नाइंसाफ़ी एक कंसिडर होती है कि वो जितना रिकॉर्ड था ऑफिशियल वो सारा का सारा इंडिया में रह गया, पाकिस्तान में वो उसको शिफ्ट नहीं किया गया। अब हो क्या रहा था कि इन्होंने सारे आर्काइव कर लिए डिजिटल, स्पेशली जो लोग यहाँ से माइग्रेट करके गए हैं उनका भी डाटा वहाँ पे मौजूद था। अब मैं चूँकि रिसर्च कर रहा था कसूर के ऊपर या पंजाब की कुछ तहरीक थी जो रेजिस्टेंस मूवमेंट्स थी, तो उनके कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे पड़े हुए थे। कुछ अर्सा तो वो सही चलता रहा, चूँकि वो डाउनलोड हम वहाँ से नहीं कर सकते थे, चले इन्फॉर्मेशन नोट डाउन स्लो प्रोसेस था तो उसको नोट डाउन कर लेते थे। बट अचानक से वो वेबसाइट एक्सेस करते करते काम करते करते वो बंद हो गई। उसको 2-3 फोरम से 2-3 कंप्यूटर से चेक किया तो वहाँ पे भी बंद थी। उसके बाद VPN लगाया, VPN से थोड़ी देर चली, उसके बाद VPN से भी वो बंद होगी। ठीक है। मैंने शायद कोई मेंटेनेंस चल रही है जिसकी वजह से बंद हुई है। मैंने कोई दोस्तों से पता किया, इंटरनेशनली मैंने पता किया, 2-3 बांग्लादेश से दोस्त से या USA कनाडा, उनसे मैंने पता किया कि ये वेबसाइट देखें। उन्होंने कहा यहाँ पे तो ओपन हो रही है। तो फिर मैंने मज़ीद उसको रिसर्च किया तो पता चला कि ये पाकिस्तान के लिए जियो स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए थ्रू VPN, चाहे वो पेड VPN है या अनपेड VPN है, और नॉर्मल एक्सेस उसकी ब्लॉक कर दी गई है। अच्छा। यानी कि पाकिस्तानी रिसर्चर्स जो हैं वो उस उसके पे उनकी एक्सेस काम नहीं नहीं कर है। सकते। अच्छा, मेरा ये आइडिया सवाल मुझे ज़रा क्लियर कीजिएगा कि आपने कहा कि पार्टीशन के टाइम पे ये जो आर्काइव थी या जो डेटा था ये इंडियन वाली साइट पे था, और ये वही उन्हीं की आर्काइव को वही इसको प्रिजर्व कर रहे थे, या पाकिस्तान से भी कोई इनपुट रही है? नहीं, वो इंडियन गवर्नमेंट ही उसको प्रिजर्व कर रही थी। ओके। यानी कि इवन के पाकिस्तान के साथ ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डेंस होती रही है, वो भी वहाँ पे सेव है। ठीक है, ठीक है, इवन के मैंने एक फाइल देखी थी कि कसूर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। ठीक है। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स मीन्स कि जब कसूर डिस्ट्रिक्ट बना तो उसके बाद जो इंडिया के साथ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की एक्सचेंज हुई है तो वो भी वहाँ पे मौजूद थी। ओके। यानी कि पाकिस्तान से जो ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डेंस जाती रही है और इंडियन साइड से कॉरस्पॉन्डेंस होती रही है तो वो भी वहाँ पे मौजूद थी चीज़ें। तो पार्टीशन से पहले जितनी भी मूवमेंट्स चली हैं, क्योंकि सबका हेडक्वार्टर दिल्ली में था, तो दिल्ली वालों सारी प्रिजर्व की हुई है। जैसे गाजी इल्मुद्दीन शहीद का केस था, उसकी सारी ऑफिशियल प्रोसीडिंग वहाँ पे है। मस्जिद शोहदा गंज जो माल रोड पे है, उसकी जो भी केस की कार्रवाई हुई है वो वहाँ पे मौजूद है। ओके। कसूर में इस तरह कोई एजिटेशन हुई है, उसके डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे कहीं ना कहीं मौजूद है। मुश्तरका आर्काइव है, लेकिन मुश्तरका आर्काइव है। प्रिजर्व्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट है, लेकिन बिल्कुल। इसमें डाटा या जो सारे डिटेल्स है वो पाकिस्तान से रिलेटेड जो प्री पाकिस्तान से पार्टीशन रिलेटेड है। प्री पार्टीशन भी है। ठीक है। तो वो अब उसको ब्लॉक करना मतलब कि आप एक एजुकेशनल फैसिलिटी को ब्लॉक कर रहे हैं जो कि रिसर्च कर रहे हैं, तो एक नैरो माइंड सोच, एक मनफी सोच, जो कि इवन के परसों मैंने स्टेडियम में भी जो इंग्लैंड और इंडिया का मैच हो रहा था उसमें भी एक पाकिस्तान जर्सी पहनने पे उसको ग्राउंड से बाहर निकाल दिया गया। तो ये जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं तो इसका असर पाकिस्तान पे तो नहीं होगा, तो ये खुद ही ये सफ़र करेंगे ये लोग। अनफॉर्चुनेट है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये वो वाहिद प्लेटफॉर्म था जिसके ऊपर ये जो प्री पार्टीशन हिस्ट्री, जिसमें आर्काइव, डिजिटल आर्काइव का हम जिक्र करें, इसमें वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, या कोई और वेबसाइट भी है इंटरनेशनली जहाँ पे पाकिस्तानी या आप जैसे रिसर्चर्स को एक्सेस होती है और वो अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हैं? इसके अलावा ब्रिटिश आर्काइव्स है जहाँ से भी हम हेल्प लेते हैं, और इसके अलावा ट्रोव है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन आर्काइव्स है, वहाँ से हेल्प लेते हैं। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ की आर्काइव्स है, वो मोस्टली ओपन है आर्काइव, मोस्टली रिसर्चर्स के लिए ओपन है। मैं कल भी ब्रिटिश आर्काइव से देख के वो पुराने न्यूज़पेपर 47 से पहले के न्यूज़पेपर मैगजीन्स में देख रहा था। तो बाकी कई जगह पे वो पेड है चीज़ें, ऑब्वियसली आर्काइव्स को मेंटेन करने का एक्सपेंस होता है। बिल्कुल, आई एम तो श्योर। पाकिस्तान में भी आर्काइव है, वो भी पेड है, उसमें कोई कुछ फ्री भी है, कुछ पेड है, तो इसी तरह सिलसिला चलता है। बट एक स्पेसिफिक कंट्री के लिए आप सारा कुछ बंद कर दें तो वो जो है ना समझ से बाहर है। अच्छा, जाहिर है आपने कहा कि जो कॉरेस्पॉन्डेंट रही है पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के साथ वो उसके साथ मौजूद रही है, लेकिन हमारा ऑन स्टेट लेवल या ऑफिशियली तो इस तरह का कोई उस आर्काइव से नहीं स्टेट था, लेवल के ताल्लुक नहीं कुछ नहीं था। और ये इंडिविजुअली आप जैसे रिसर्चर्स उस पर काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली इंडिविजुअली ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डेंस इसमें फैसिलिटी ये होती है, जैसे मैं जॉब होल्डर हूँ, मैं लाइब्रेरीज़ में या गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं जा सकता, तो मुझे ऑफिस में बैठे या घर पे बैठे एक फैसिलिटी मिल रही है ऑनलाइन उसको एक्सेस करने की। तो वो जो हमारे जैसे रिसर्चर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी थी, या कोई जॉब होल्डर्स हैं, इवन के प्रोफेसर्स भी बैठे हैं कोई हिस्ट्री के,
तो वो भी हर जगह नहीं जा सकते। एब्सोल्युटली यार, और दुनिया भर में आर्काइव या डिजिटल आर्काइव का जो कॉन्सेप्ट वो है भी इसीलिए कि बिल्कुल। दुनिया भर में एक्सेस मिले लोगों को जो रिसर्च कर रहे हैं। मुझे जब मैंने फेसबुक पे पोस्ट लगाई कि ये इंडिया की तरफ से ऐसा हुआ, तो मुझे कई पाकिस्तानी जो रिसर्च कर रहे थे उनका मुझे मैसेज आया कि ये हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ है, हम भी एक्सेस नहीं कर पा रहे। इवन के कुछ लोगों ने उनको लिखा भी है कि पाकिस्तान में एक्सेस बंद किया आपने, इसकी कोई सॉलिड रीज़न हमारा हम रिसर्च कर रहे हैं, तो कोई जवाब, किसी किस्म का कोई जवाब नहीं आया। इवन कि कुछ इंडियंस जो ऐड हैं फेसबुक पे, जिस ग्रुप में मैंने पोस्ट किया था, उन्होंने भी इसको कंडेम किया है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है कि इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि इट्स अ म्यूचुअल हिस्ट्री, कोई उनकी तो नहीं है हिस्ट्री, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है कहीं ना कहीं। आई एम श्योर इन द एंड आप कुछ कहना चाहें जफर साहब? दैन यही है कि पाकिस्तान की तरफ से तो हमेशा पीस का मैसेज गया है। जितने भी गेस्ट आते हैं वहाँ से, इंडिया से, उनको हम अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। उनको एहसास होता है कि पाकिस्तान जाने के बाद कि ये हम एक ही तरह के लोग हैं, यहाँ से पीस का मैसेज मिलता है। बट वो वहाँ से, उस साइड से वो वाइब्स नहीं आती हैं हमें। वहाँ से हमेशा नेगेटिविटी आती है, हमेशा गालम गलोच होती है, हमेशा वो पाकिस्तान के ऊपर हर चीज़ को फेंक देते हैं, चाहे कुछ पाकिस्तान ने किया हो या ना किया हो। जैसे ये पहला गांव वाला वाक़या था, इवन कि हमारी गवर्नमेंट ने, आर्म फोर्सेस, सब ने ऑफ़र किया कि हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, बट नहीं, क्योंकि उनका अपना फास्ट फ्लैग था, पहले भी वो कर चुके हैं। मैं मिलिट्री हिस्ट्री को भी पढ़ा है, ये सारे ऑपरेशंस भी पहले मैं पढ़ चुका हूँ, पहले भी इस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं। मैंने भी रिसेंटली का आर्टिकल लिखा था कि बम्बई अटैक्स जो 2008 में हुए थे, उसमें सारा कुछ इंडियन गवर्नमेंट ने खुद किया था। वो उनका एक, उसके ऊपर मैंने हेमंत करकरे था उनका पुलिस का, उसके ऊपर मैंने सारा एक फीचर लिखा। तो मीन्स कि ये चीज़ें बाद में सामने आती हैं, कुछ अर्सा बाद ये भी सामने आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। तो ये है कि नफरतें फैलाने की बजाय अगर पीस की तरफ चलें तो खिते में भी अमन होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। अमजद जफरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। अब हम खुशबू की बात करेंगे, यानी परफ्यूम्स और फ्रेगनेंसेस की बात करेंगे। आज जी हमारे पास एक बड़े ब्रांड के ओनर तो मौजूद है, लेकिन उनके साथ जो मिनी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है जी। उनकी बेटियां हैं हमारे साथ इस वक्त, और हुरिया और दुर्रे नायाब, और हमारे साथ फाइक ज़हीर साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, इनके हवाले से, मैं इनके ब्रांड के हवाले से बता दूँ, मल्टीवर्स ऑफ फ्रेगनेंस के नाम से इनका ब्रांड है, और ये परफ्यूम्स बनाते हैं। 400 प्लस फ्रेगनेंसेस हैं जो इनके ब्रांड में है। और आज हम ज़रा फाइक साहब से इनके ब्रांड की तफसीलात लेते हैं, फिर हम दुर्रे नायाब और हुरिया से भी जानते हैं कि वो कैसे हेल्प करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं फाइक साहब, ये जो आपका ब्रांड है, ये कब आपने स्टार्ट किया और व्हाट्स इट्स ऑल अबाउट? ये हमने 2021 में स्टार्ट किया था। बैकग्राउंड इसके साथ था कि मेरे जो इन-लॉज हैं, इनका मतलब ये ख़ानदानी काम है। सिंस 70 ईयर्स वो उसमें है। तो मेरे फादर इन लॉ को फॉलेज हुआ था, तो ना वो कारोबार को सन देख नहीं रहे थे। मतलब उनका अपना भी है, लेकिन मेरी मिसेस चाहती थी कि हम इस काम को आगे लेकर चलें। वो अपने वालिद साहब की लेगेसी को आगे लेकर चलना चाहती थी। तो फिर हमने सोच के अपना ना अलग से ब्रांड फिर शुरू किया था ये। अलग से ब्रांड शुरू किया। तो आपने इस ब्रांड के जो फ्रेगनेंसेस का आइडिया या कॉन्सेप्ट है, किससे इंस्पिरेशन ली हुई है? इनिशियली तो हमने शुरू किया था इम्प्रेशन से, क्योंकि उस टाइम इम्प्रेशन मार्केट ही सारी हुई थी, इम्पोर्ट का सारा उसका तो माल के साथ इम्प्रेशन से शुरू किया था। विद द पैसेज ऑफ टाइम इस टाइम पे हमारे पास ऐसी फ्रेगनेंसेस हैं, मतलब एक हमारी फ्रेगनेंस ऐसी जो मिग्रेन को कंट्रोल करती है। अच्छा, ओके। और फिर करते करते हमारे अपने, जिस तरह ये बेटा देखो, ये हमारा अपना, हमने पिछले दिनों एक लॉन्च किया रिटेलिएशन के नाम से। ये जो इसके ऊपर डेट भी मेंशन है 10/5/25, जिस डेट को पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया था। ओह अच्छा। ये इन ऑनर ऑफ दैट हमने अपना बनाया हुआ। आप बैठे, मैं भी आपसे ज़रूर कहती हूँ ताकि साथ साथ हम दिखाए भी इसको, ऐसे ही अनकवर रहने दें।
अच्छा, तो ये आपने उस वजह से लॉन्च किया था? ये अपना स्टार्ट से हमने खुद बनाया हुआ है, इसके नोट्स वगैरह हर चीज़, ये कोई इम्प्रेशन कोई कुछ नहीं है। Okay. ये हमारा पाकिस्तान के लिए जो हम कर सकते हैं वो है। लवली लवली। तो ये 400 प्लस फ्रेगरेंसेस हैं, ये सारी इंप्रेशंस हैं, ये आप लोग खुद भी इसके हवाले से कर खुद भी बनाते हैं, लेकिन मतलब आपको पता कि मार्केट ऐसी है, लोग आए थे, उन्होंने टिकटॉक वगैरह सर्च की, उधर ट्रेंडिंग देखकर आए थे, तो आपको मार्केट के साथ भी चलना होता है। तो 400 प्लस में ये वो हैं जो कि एग्जिस्टिंग आपकी फ्रेगरेंसेस हैं। तो ये वो हैं जो हमारी अपनी अलग, वो अलग कैटलॉग है। अच्छा, वो अलग कैटलॉग है। तो आप ऑनलाइन इसको चलाते हैं या यू हैव अ स्टोर या कहीं डिस्प्ले? हमारी शॉप भी है, हम ऑनलाइन भी हैं, मतलब इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे हमारी प्रोफाइल हैं। ऑनलाइन हम इतना एक्टिव नहीं है, लेकिन हमें उस पर ऑर्डर्स आते रहते हैं। ओके ओके। सो अब मुझे ये बताएं, दुर्र नायाब एंड हुरिया। दुर्र नायाब से हम ज़रा जानते हैं। दुर्र नायाब, मुझे ये बताएं कि आपको कैसे शौक़ हुआ हेल्प कराने का, और आप क्या हेल्प कराते हैं सारे फ्रेगनेंस वाले मामले में? मैं परफ्यूम मेकिंग करती हूँ, और अपने कभी कोई, जैसे इसने बताया कि ऑर्डर आता है और मैं तो हम लोग हेल्प करते हैं, और मैंने अपने बाबा से सीखा है ये सब कुछ करना। तो क्या करती है, हेल्प क्या होती है? अगर फ्रेगनेंस का ऑर्डर आया तो क्या हेल्प करती हैं आप? लाइक हम लोग बॉटल्स कलेक्ट करते हैं, कैप्स कलेक्ट करते हैं। ओके, और आप क्या करती हैं? और मैं भी यही करती हूँ, उनके साथ हेल्प कराती हैं आप। तो मुझे बताएं, आपकी फेवरेट फ्रेगनेंस कौन सी है? एक्स चॉकलेट। कौन सी? एक्स चॉकलेट। एक्स चॉकलेट। ओके, और आपकी? मेरा लताफ़ा का यारा पिंक बहुत फेवरेट है। अच्छा, लताफ़ा का गैप। ओके, लवली लवली। अच्छा फाइक साहब, ज़ाहिर है फ्रेगनेंस की, जैसे आपने खुद भी कहा, मार्केटिंग बहुत वास्ट है। अब लोग इम्प्रेशंस हों दुनिया भर में बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हर एक की पर्सनालिटी, हर एक का ऑरा डिफरेंट होता है। सो आपने कहा कि आपकी एक फ्रेगनेंस इज़ लाइक फॉर माइग्रेन। क्या आपने इसमें कोई ऐसी फ्रेगनेंस का जो इंटरनेशनली चीज़ें प्रैक्टिस हो रही हैं उस बात को मेक श्योर किया है? नहीं, उसमें जो हमारा वो यूज़ हुआ है रोज़, जो उसका यूज़ हुआ स्पेसिफिकली चित्राल से आता है, ठीक है ना। और उसके अंदर हाँ, उसकी कई कुछ ब्लेंडिंग्स ऐसी हैं जो कि स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट होती हैं। Okay. मतलब ये नहीं कि सारे इसी रीजन का बना हुआ, उसमें काफ़ी नोट्स वगैरह चीज़ें डिफरेंट है ना, वो वर्ल्ड वाइड ही आती हैं। मतलब तो आपकी सबसे फेमस या सबसे वायरल या पसंदीदा फ्रेगनेंस कौन सी है जो लोग बहुत ज़्यादा पसंद हमारा रिसेंटली इम्प्रेशंस में लमार बहुत चल रहा है, ठीक है। हमारा एवेंटस बहुत चलता है, सवाज बहुत चलता है, और एलवी का कैलिफोर्निया ड्रीम बहुत चलता है। Okay. और हमारे ये परफ्यूम भी माशाल्लाह इस टाइम बहुत बिक रहा है। ओके, लवली। अच्छा जी, मीनवाइल जब हम फाइक साहब से बात करें तो किचन के अंदर हमारा खाना बिल्कुल रेडी हो चुका है। आतिफ हनीफ शेफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, आपने मुझे थोड़ी सी इसकी प्रेजेंटेशन तो आपने बड़ी अच्छी की है, तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लग रहा है। तो आपने कैसे प्रेजेंटेशन किया ये भी बताएं, और फाइनल कुछ वेजिटेबल्स और सॉस की रेसिपी आपने नहीं बताई थी हमें। ये हमारी सॉस है ना, ये मशरूम बर्नेस सॉस है। ये फ्रेश मशरूम्स होते हैं, उनको स्लाइस करके ऑयल में सोते करके फ्रेश क्रीम में बनाते हैं। इसकी जो है ना वाइट पेपर सॉल्ट टेस्ट इसमें ऐड करते हैं, और मस्टर्ड येलो मस्टर्ड ऐड करते हैं इसके अंदर। इसकी मशरूम बर्नेस सॉस जो बनती है, ठीक है। इसकी ऊपर प्लेट है, प्लेटिंग के लिए मैंने प्यूरी इस्तेमाल किया है, और ये कैरेट की प्यूरी इस्तेमाल की है, और ये मैंने ब्लेंड करके इसकी प्रेजेंटेशन के लिए मैंने रेडी किया। साथ पे वो पोटैटो गार्निश है, ऊपर शेविंग है, और साथ वो सोते वेजिटेबल में कैरेट, साथ मैश पोटैटो है, और ये ट्यूले है, ये प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होते हैं, और ये रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा बिल्कुल यूज़ करते हैं। तो उसकी लुक निकालने के लिए हर प्लेट में 3 4 5 कलर लाजमी नज़र आने चाहिए, बिल्कुल और वो ऐसे। लुक निकलती है एक प्लेट की। और ये साथ वो जो हमारा स्टफ चिकन है वो बटर है, उसके अंदर बटर मैंने बहुत ज़्यादा डाला है, वो ऊपर बटर भी शो भी हो रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो उसका टेस्ट है ये बहुत ही अच्छा है। वेरी गुड प्रेजेंटेशन एंड थैंक यू वेरी मच आतिफ, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। और आतिफ हनीफ शेफ़ हमारे साथ मौजूद थे। जी अच्छा जी, फाइक साहब अब मुझे इन बेटियों का बताएं, ज़ाहिर है अब घर में जो फैमिली में काम चल रहा होता है, बच्चों का इंटरेस्ट उसमें होता है। अब इनका इंटरेस्ट हमेशा से था या विद टाइम देख देख कर डेवलप हुआ? अच्छा, इस चीज़ की एक बड़ी मतलब बात है, जब आप अपने बच्चों के सामने कुछ कर रहे होते हैं ना, वो आपका हसल देख रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, उनका भी दिल करता है फिर इस चीज़ को। एक चीज़ बनी बनाई इनको मिलती है, इन्होंने उसके पीछे मेरा वो ना देखा, ग्राइंड ना देखा होता तो शायद इनको इस चीज़ की कदर ही ना होती, लेकिन इन्होंने देखा है। अभी 2 दिन पहले ये मेरे साथ जाके मतलब अपना आउट ऑफ सिटी सप्लाईज देकर आई हैं, सारा कुछ किया है। हम सप्लाईज भी खुद ही देकर आते हैं अपने जो होते हैं ना,
तो इन्होंने इस जर्नी को देखा है, इसलिए वो उसको ऑनर कर रही हैं। मैं तो यही मानता हूँ। जबरदस्त, डेफिनेटली जाहिर है। और इनकी जो वालिदा हैं वो भी आपके साथ इनपुट देती हैं? जी जी, वो तो को ओनर है हमारी, मतलब वो ही तो इसके पीछे सारा है जो कुछ है। लवली, तो लवली। ये हमें जो पहला ऑर्डर आया था ना, जो पहला हमारा बड़ा ऑर्डर आया था वो 200 बोतलों का था। मुझे भी याद है, वो रात को बैठ के मैं अकेला बना रहा था, तब ये लोग मेरे पास आके बैठ गए, नहीं बाबा हमने भी करना। तो इन्होंने उस बॉटल्स रीफिल करने से ज़्यादा वो सब कुछ करके, वो सील मैंने की थी, बाकी सारा इन्होंने मेरे साथ किया था, पूरी रात जागी थी मेरे साथ। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो अच्छा मुझे दोनों आप ये बताएं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 4th क्लास में पढ़ती हैं। और आप हुआ? मैं 3 क्लास में पढ़ती हैं। तो अब दोनों आपने बड़े होके क्या सोचा, क्या बनना है? मैंने अपना बिजनेस संभालना है। बिजनेस संभालना है, यही परफ्यूम्स वाला? यस। तो कोई ऐसा परफ्यूम सोचा है जो मैंने बनाना है, जो मुझे बहुत पसंद हो? कोई ऐसी फ्रेगरेंस जो आपने अपने लिए अभी से सोची हो? नहीं अभी नहीं सोची। चलो अभी बहुत टाइम है, आराम से सोचना। हुरिया आप बताओ, आपने क्या करना है? मैंने भी पापा के साथ काम कर लूँगी। काम करेंगी, पापा के साथ बिजनेस संभालेंगी आप? हाँ जी। ज़बरदस्त। चले, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। फाइक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इन द एंड आप हमारे देखने वालों को कुछ भी कहना चाहे, कैमरा इज ऑल योर्स। जो भी काम करना चाहते हैं ना, जैसे भी काम करना चाहते हैं उसको कर लें। अब सोचते रहेंगे ना तो सोचते ही रहेंगे। अब टाइम है कि हम काम करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। और इस वक्त जी हम आपको एक और पैकेज भी दिखाएंगे जिसमें हमारे साथ हमारे जो नुमाइंदे हैं हाफिज़ उस्मान हमें एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट में बता रहे हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से, और साथ साथ हमने आपको दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों के हवाले से भी बताना है। लेकिन लाहौर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बेहतरी के लिए हुकूमत बहुत सारे नए नए मनसूबे शुरू कर रही है, जिनमें गली मोहल्लों की तामीर हो, साफ़ पानी की फराहमी हो, सड़कों की बहाली हो। ये सारे इंपॉर्टेंट मनसूबे हैं। किस हद तक काम कर लिया गया है, कितना इन प्रोग्रेस है, इस हवाले से हाफिज़ उस्मान की रिपोर्ट देखते हैं। जी बिल्कुल, लाहौर में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो हुकूमत पंजाब की जानिब से इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए नए से नए इक़दाम जो है वो देखने को नज़र आ रहे हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल साहब इसको जो है वो लुक आफ्टर भी कर रहे हैं और बाकायदा तौर पर इसके नई पॉलिसियाँ भी मुतारिफ़ करवाई जा रही हैं। अगर बात की जाए साफ़ पानी की फराहमी की, तो शहरियों की दहलीज़ पर साफ़ पानी की फराहमी को मुमकिन बनाने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। इसी के साथ साथ जो लाहौर में नई सड़कें बनाने और नया इंफ्रास्ट्रक्चर मुतारिफ़ करवाने की अगर बात की जाए तो इसमें भी कोशिशें की जा रही हैं। इस वक्त मेरे साथ सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल साहब मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, हुकूमत पंजाब का और आपका एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि जी साफ़ पानी की फराहमी हर घर की दहलीज़ पे पहुँचेगी और शहर लाहौर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाया जाएगा। इसी के साथ साथ आपकी एक पॉलिसी है कि सड़क के ऊपर सड़क नहीं तमीर की जाएगी, बल्कि उसी को लेवल उसका डेवलप करके उसको बेहतर बनाया जाएगा। तो सर इसके ऊपर कैसे काम किया जा रहा है और आपकी जानिब से इसको कैसे लुक आफ्टर किया जा रहा है सर, वो बताइए। देखिए, इसमें जो पहले भी ये साफ़ पानी के बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं वो कोई मुकम्मल हुए तो बाद में फिर उनके सस्टेनेंस के बड़े इश्यूज़ आते रहे कि आपको वहाँ पे टूटी गायब हो गई, मशीन जल गया, चौकीदार नहीं है, बंद पड़ा हुआ है और आइसोलेशन में कहीं पड़ा हुआ है। तो चीफ मिनिस्टर साहबा की हिदायत पे फिर हमने कहा कि जी कोई ऐसा मॉडल निकालें जो कि सस्टेनेबल हो। तो अभी जो हम नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं वो हम ऐसी जगह लोकेट करेंगे जहाँ पे हमें चौकीदार की और बिजली की जो है ना वो ये दोनों चीज़ें जो है ना वहाँ पे अवेलेबल हों कम्युनिटी की तरफ से या कोई गवर्नमेंट का इदारा हो जो कि तो उसमें बिजली वाला तो हमने कर दिया है कि उसमें सोलर मोड में चले गए। दूसरा, हम तमाम स्कूलों को, मदारिस हैं, कोई BHUs हैं, कोई थाने हैं, कोई कॉलेजेस हैं, कोई अस्पताल हैं कि जहाँ पे नीचे पानी जो है वो आर्सेनिक है या ब्रैकिश है, वहाँ पे हम ऐसा सिस्टम लेके आएँ कि वो 4 टूटियाँ अंदर हों स्कूल के अंदर और बाकी 4 बाहर हों और वो लोगों को भी वहाँ से हम दे सकें। चौकीदार चूँकि स्कूल में होता है तो वो भी चौकीदार की भी ज़रूरत नहीं होगी। यस, जो साफ़ पानी अथॉरिटी का काम हो कि उनको टेक्निकल असिस्टेंस दे, उनकी ट्रेनिंग दे, उनकी माहाना इंस्पेक्शंस करे, उनकी मेंटेनेंस देखे, ऊपर वाला जो काम है। तो ये इस तरह का मॉडल अभी हम इसको हम पायलट कर रहे हैं। 2 इधर हैं, 2 मुल्तान में और 2 फैसलाबाद में हैं। उनको 2-1 महीने में लगेंगे, उनको हम पूरा स्टडी करके उसके बाद फिर इसको इस साल 20 अरब रुपये रखे हैं चीफ मिनिस्टर ने फॉर द स्कीम, जिसको हम फिर इंशाल्लाह इसको बाकायदा लॉन्च करेंगे। दूसरा, जहाँ तक बात है डेवलपमेंट की, तो उसमें लाहौर डेवलपमेंट
जो पैकेज है इसकी तर्ज पर अभी चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अभी इसको आउटरीच कर रहे हैं तमाम बड़े बड़े शहरों में, तमाम बड़े बड़े जो तहसील हेडक्वार्टर्स हैं, और वो अगले 3-4 सालों में इंशाल्लाह जिस तरह यहाँ पे काम हुआ या हो रहा है वहाँ पर भी इसी तरह करें। तो उसमें जो हाउसिंग डिपार्टमेंट में हम जहाँ पे वासा है या जहाँ नए वासास बन रहे हैं, पहले 5 वासा थे, अभी 19 वासा हो गए हैं, तो बाकी जो 14 हैं वो हम बना रहे हैं और 15 अगस्त का डेडलाइन दिया है मैडम ने कि जी आप इनको मुकम्मल करें। उनकी PC1 बन गए हैं, उनकी PC1 हमने आगे PDWP के लिए भिजवा भी दिए हैं, और वो हमारी कोशिश है कि जैसे ही मानसून सेटल होता है तो हमारा काम शुरू हो जाए। मानसून की वजह से लाहौर में भी हमारा काम बड़ा सफ़र कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे गड्ढे खोदने वाला काम, पाइपें बिछाने वाला काम, ये सारा वासा करता है, जो कि हमने रोका हुआ है कि जब तक ये बारिशें ख़त्म नहीं होती हैं आप लोगों को हमें इनकन्वीनियंस में नहीं डालना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे इंशाल्लाह जैसे ही अक्टूबर शुरू होता है, ये मानसून ख़त्म होता है सितंबर अक्टूबर में, तो इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद किक स्टार्ट करेंगे। तीसरा, आपने सड़क वाली जो बात की, ये हम इसमें जितने भी हमारे लाहौर में ये बड़े शहरों में जो पानी का मसला है कि जहाँ पे वो खड़ा रहता है या सड़क ख़राब कर देता है या घर में घुस जाता है या किसी शॉप में घुस जाता है, उसकी वजह ये है कि आपका एक रोड लेवल होता है। जितने मॉडर्न सिटीज़ हैं वो एक रोड का लेवल जो है ना वो डिमार्क करते हैं कि जी ये 3 फुट है, 3 फुट दुकान है तो उसके नीचे सड़क होनी चाहिए। हम ये करते हैं कि टाइम बचाने के लिए सड़क पे सड़क 3 बेस सब बेस असफॉल्ट, बेस सब बेस असफॉल्ट, आप जाके देखें, हमें पिछले दिनों में खुदाई हैं कुछ की हैं तो उसमें हमें 3 सड़कें भी नज़र आई हैं वहाँ पे। तो उसका हमने टीपा को टास्क किया हुआ कि जी आप तो पूरे लाहौर में आप इनकी सड़कों का एक लेवल मुकर्रर करें और उसके बाद उसकी रेगुलेशंस बनाएं, रूल्स बनाएं कि कोई भी एजेंसी अगर आके उसको करती है, बनाती है, तो वो लेवल को रेज़ ना करे और उसी लेवल पे इसको रखे। अगर उसने नई सड़क बनानी है, ख़राब करना है, तो उसकी कोल्ड मिलिंग करे, नया लेयर डाले, लेयर के ऊपर लेयर ना डाले उसको। तो ये हम यहाँ पे पायलट कर रहे हैं और ये इंशाल्लाह यहाँ हम ये कर पाते हैं तो इंशाल्लाह इसको बाकी जितने बड़े शहर हैं पंजाब के तमाम पे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। जी मेरे साथ मौजूद थे सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल साहब। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। उनका कहना था कि शहर लाहौर के जो लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसी के साथ साथ साफ़ पानी की फराहमी है, या इसी के साथ साथ जो लाहौर का नया इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाने के लिए हुकूमत पंजाब और हाउसिंग डिपार्टमेंट की जानिब से इक़दाम जारी हैं। जी वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। वफाकी बजट 2025-26 के दौरान जी तंबाकू इंडस्ट्री से हासिल होने वाला जो टैक्स है उस पर जो नई डिटेल्स आई हैं उसने माली और इंतज़ामी जो खला है उसको बेनकाब भी किया काफ़ी हद तक। पाकिस्तान टोबैको कंपनी के डायरेक्टर असद शाह साहब ने कहा है कि अगर हुकूमत गैर कानूनी सिगरेट की स्मगलिंग हो, टैक्स चोरी को रोक ले तो हर साल 570 अरब रुपए तक टैक्स इकट्ठा किया जा सकता है। इस वक्त हुकूमत सिर्फ 34 अरब सिगरेट स्टिक्स पर टैक्स ले रही है, जबकि मुल्क में सिगरेट का जो सालाना इस्तेमाल है वो 82 अरब तक पहुंच चुका है, जबकि गैर कानूनी सिगरेट मार्केट का हिस्सा बढ़कर 58% तक हो चुका है। कानूनी कंपनीज तो हुकूमत को पूरा टैक्स दे रही हैं, लेकिन जो इलीगल या गैर कानूनी कंपनीज हैं वो बगैर किसी टैक्स के सस्ते सिगरेट बेच रही हैं, और हुकूमत टैक्स सिगरेट की कम कीमत और टैक्स स्टैम्प के कानून पर सख्ती से अमल दरामद कराए तो टैक्स बढ़ाया जा सकता है या नहीं। इस पे आज हमारे पास बड़े पर्टिनेंट गेस्ट मौजूद है और आज इनसे जब हम बात करेंगे तो इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हुसैन अहमद शराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक DG FBR हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। सर थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ़ लाए। सर इस फिनोमिना को हम बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं, जो सिगरेट वाला मामला है। रियली वांट कि आप हमारे देखने वालों के लिए थोड़ा सा एलेबोरेट भी कीजिएगा, और क्या वाकई कि ये इतना बड़ा जो मार्केट के अंदर गैप है टैक्स कलेक्शन में, इससे हमें इतना नुकसान हो रहा है? शुक्रिया यहाँ बुलाने का। देखिए मामला ये है कि जो टैक्सों के हवाले से वो जो किसी ने ऊँट से कहा कि तुम्हारी गर्दन क्यों टेढ़ी है, तो उसने कहा कि अगर जिस्म का कोई और हिस्सा सीधा नज़र आता है तो गर्दन पे एतराज़ करो। तो यहाँ तो जो टैक्स एवेजन है, मुझे 34 साल मैंने FBR की नौकरी की, अब 19 साल से मैं ये वकालत करता हूँ कॉर्पोरेट लॉ की।
तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ कम से कम 8,000 अरब रुपया जो है इसका टैक्स कम इकट्ठा होता है हर साल। और ये मेरी राय नहीं है, ये दुनिया जो पाकिस्तान के जितने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं या जो बाहर से लोग स्टडीज़ करते हैं उनकी भी यही राय है। हमारे यहाँ ये सिगरेट पे तो 2017-18 में 124 बिलियन टैक्स था। पिछले साल 280 अरब रुपए इकट्ठा हो गया। हमने टैक्स रेट बिल्कुल बढ़ा दिए और इस बारे में तो, लेकिन हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इकोनॉमी का 20% से ज़ायद है और वो कहते हैं कि इस पे 850 अरब रुपया टैक्स अदा करने की गुंजाइश है या ज़रूरत है और वो इकट्ठा करते हैं टोटल 4 अरब रुपए। हमारे यहाँ रियल एस्टेट पे 500 अरब रुपए का टैक्स एविजन है। हमारे यहाँ रिटेल सेक्टर वाले जो हैं उनके लिए पिछले साल एक स्कीम लाए थे कि जी आप ये थोड़े से पैसे दे दें, तो उससे सिर्फ चंद लाख रुपए इकट्ठे हुए, लोगों ने टैक्स नहीं दिया। पाकिस्तान में वो कहते हैं कि कोई 30 लाख दुकानें हैं, उनमें से सिर्फ 40,000 टैक्स अदा करती है। देखो ऐसा ही है हमारे यहाँ। तो आप कोई शोबा देख लीजिए, उसमें असल मसला जो है वो मेरे हिसाब से कि एक आम आदमी ये समझता है कि ये जो हुकूमत है इसे टैक्स लगाने का या मुझसे टैक्स लेने का कोई हक नहीं है। मैंने अगर बिजली अपनी पैदा करनी है सोलर से, सिक्योरिटी गार्ड मैंने अपना रखना है, बच्चे को मैंने प्राइवेट स्कूल में फ़ीस दे के पढ़ाना है, अस्पताल मैंने प्राइवेट डॉक्टर के पास जाना है, तो ये मैं टैक्स किस बात पे दूँ, क्यों दूँ? तो चुनाचे ये जो सोच का अंदाज़ है ना, आप बुनियादी तौर पे ये समझ लीजिए कि ये वो कुत्ता है जो कुएं में गिरा हुआ है और ये जब तक ये कुत्ता बाहर नहीं निकलता, आप इम्प्लीमेंटेशन करके, अमली इक़दामात करके, लोगों को पकड़ के सज़ाएं दे के, तो आप वो कुआं जो है भले आप 600 डोल निकाल लें, वो कुएं का पानी जो है वो पाक नहीं होगा, वो साफ़ नहीं होगा। दुनिया में सख्त सज़ाओं से भी कुछ नहीं होता। बरतानिया में एक मरहले पे 250 से ज़ायद सज़ाएँ थी जिनकी सज़ा मौत थी, तो बल्कि वो सरेआम फांसी देते थे। उनमें से एक जुर्म जो था वो जेब कतरने का भी था, पिक पॉकेटिंग। तो वो तारीख़ की किताबों में लिखा है कि जब किसी वो जो जेब कतरे को फांसी की सज़ा दे रहे थे, तो वहाँ जो बहुत से लोग इकट्ठे होते थे उनकी जेबें भी काट ली जाती थी। तो अमेरिका में उन्होंने सिर्फ कानून से कुछ नहीं होगा। 1920 में उन्होंने वो चंद दफ़ा अपना जो आइन अमेंड किया, उसमें 1920 की एक प्रोहिबिशन भी थी, वो शराब पे पाबंदी लेकर आ गए उन्होंने। लेकिन अमेरिकी शराब पीना नहीं छोड़ना चाहते थे, वो उस माशरे का कल्चर था और जो कल्चर है वो आप डंडे से उसको ख़त्म नहीं कर सकते, आप लोगों की सोच को डंडे से ख़त्म नहीं कर सकते। तो चुनाचे 1932 में उन्होंने वो जो तरमीम थी उसको फिर विड्रॉ कर लिया कि ये काम हमने नहीं छोड़ना, ये काम हमने नहीं करना। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो टैक्स है ये सिगरेट पे बिल्कुल होगा, बिल्कुल है। लेकिन अब इस बारे में जो दो राय हैं, एक है जो पाकिस्तानी कंपनियां हैं वो जो छोटे छोटे हैं, वो कहते हैं जी कि ये जो दो बड़े मल्टीनेशनल हैं, पाकिस्तान टोबैको कंपनी और फिलिप्स मॉरिस, इनके पास बड़े वसाइल हैं। बल्कि पिछले साल के बजट में जब ये बड़ी सख्ती लाई गई तो किसी ने असम्बली में कहा था कि एक सूबाई वज़ीर जो है, उनके शौहर जो है वो एक टोबैको कंपनी के एग्जीक्यूटिव है, तो ये सब कुछ उनकी वजह से हो रहा है। तो और ये बड़े, इनके पास बड़े पैसे हैं, ये जो पाकिस्तान की कंपनियों वाले हैं, ये पैसे दे के इन्फ्लुएंस करते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट से इन्फ्लुएंस करते हैं, ये जॉब्स दे के इन्फ्लुएंस करते हैं। तो चुनाचे और हम जो लोग हैं, ये ईस्ट मैं पेशावर में भी आज से 50 साल पहले मैं ये तंबाकू की जो है वो उनकी जो फैक्ट्रियाँ हैं उनका सेंट्रल एक्साइज थी,
तो मुझे याद है कि इसकी कोई इंस्पेक्शन नोट भी कभी हम बनाया करते थे जब मैं असिस्टेंट कलेक्टर था सूबा सरहद में, आज से 50 साल पहले। और पूरे सूबा सरहद में एक असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम्स होता था जो मैं था। अच्छा। तो चुनाचे ये स्मगलिंग, ये रेवेन्यू, ये बातें, और मैंने 6 किताबें लिखी हैं टैक्स लॉस पे। उन पे हुकूमत पाकिस्तान ने मुझे 6 साल की तनख्वाह दी, और अब नौकरी छोड़ने के बाद मैंने 3 उर्दू अदब की किताबें लिखी हैं पाकिस्तान के बारे में, तंज़ो मज़ा, कि ये मुल्क क्या है, ये कैसे चल रहा है, ये क्यों चल रहा है, ये इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। मेरी किताबों में 5 यूनिवर्सिटियों में 6 एमफिल के थीसिस लिखे गए। तो मसला ये है कि ये तालियाँ ये दोनों हाथों से बज रही है। अच्छा, सॉरी सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ माजरत के साथ। हुसैन अहमद साहब, ये जो अभी आप बात कर रहे हैं, ये माइंडसेट है कि लोग टैक्स देना नहीं चाहते और डंडे की ज़ोर पे आप नहीं कर सकते। एक हद तक कर सकते हैं, हमने रिसेंट टाइम्स में देखा है कि जी हम पर्चे करेंगे, अंदर देंगे, गिरफ्तारियां करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम जब तक ये माइंडसेट कैसे चेंज होगा? क्योंकि आपने जो भी बात एड्रेस की, लोगों की मेंटालिटी एक्चुअली में ये है कि ये हुकूमत अगर हमारे लिए या स्टेट नहीं कर रही है, स्टेट का नाम लेती हूँ मैं, हुकूमत नहीं कहती, वो तो बदलती रहती है, कि जी अगर स्टेट हमें हमारे बच्चों को एजुकेशन नहीं दे रही, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं दे रही, हमें बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए हमें जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो तब हम क्यों टैक्स दें? लेकिन जो एक तबका है जो कि टैक्स दे रहा है, वो हम जैसे सैलरीड क्लास हैं, हमारा एक बहुत मेजर हिस्सा टैक्सेस की मद में जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो टैक्स दे ही नहीं रहा है, और वो दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं दे सकते। ये देखें जी, ये तो एक बस सोच का अंदाज है। वो जो आपने सैलरीड क्लास की बात की, ये सिगरेट कंपनियों से आपने फिगर्स बताए कि इतने अरब सिगरेट पिए गए और इन पे सिर्फ ये इतना टैक्स इकट्ठा हुआ, तो अभी 280 अरब बिल्कुल बड़ी मार धाड़ करके इन्होंने इकट्ठा किया। सैलरीड वाले जो है ना, उनका मसला ये है कि उनका टैक्स सोर्स पे कट जाता है, उनसे पिछले साल 600 अरब रुपया इकट्ठा हुआ है। तो लेकिन उसमें ना उनकी कोई काविश है और ना उनकी कोई ना उनकी मर्जी है। मैंने 17-18 लाख जो टैक्स दिया है पिछले साल, उसमें से 15-16 लाख तो जो मेरे क्लाइंट थे उन्होंने फीस दी, उसमें से 11% काट लिया, 5% सूबाई हुकूमत ने काट लिया सर्विसेज टैक्स में। बिल्कुल, वो तो उसके बगैर वो मुझे चेक नहीं देते। तो आप कह रहे जो दे रहे हैं वो भी जबरदस्ती दे रहे हैं, वो बेशतर जबरदस्ती दे रहे हैं। पाकिस्तान में ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हमारा जो टैक्स सिस्टम है, इसका बेशतर इन्हिसार इनडायरेक्ट टैक्सेस पे है। वो टैक्स, जैसे आप ये चाय पी रही हैं, तो ये जो मग खरीदा गया होगा तो इसके ऊपर टैक्स, जो सेल्स टैक्स है, मेरी चाय वैसे नीचे आ गई है सर इस बात। वो जो मग पे टैक्स है, इसमें जो पत्ती है उस पे टैक्स है, इसमें जो चीनी है उस पे टैक्स है, ये पानी गर्म करने के लिए जो सुई गैस इस्तेमाल हुई है उस पे टैक्स है, और ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स जो हैं ये इकट्ठे करने आसान है। डायरेक्ट टैक्स को बहुत कम लोग देते हैं, और पाकिस्तान में मेरे अंदाजे से इनडायरेक्ट टैक्सेस जिनका बोझ बेशतर गरीब तबके पे पड़ता है। पाकिस्तान का अमीर तरीन बंदा भी जब चाय पीता है तो वो जो चीनी है उस पर उतना ही टैक्स देता है जो आपका यहाँ सफाई करने वाला अपने चाय पीता है तो उसमें वो 2 बल्कि ये 3 चम्मच डालता है, ये ज़्यादा टैक्स देता है, वो कम टैक्स देता है। तो यहाँ टैक्सेस जो है उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये भी लंबी एक फिलॉसफी है, इसकी तरफ हम नहीं जाए तो बेहतर हम वापस टैक्स हो गया सिगरेटों पे आ जाए। तो चुनाचे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कहते हैं जी कि ये जो 2 बड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी है ये हमें मार्केट से बाहर निकालना चाहती है, और इसीलिए इन्होंने ये जो टैक्सों का मौजूदा निज़ाम बनाया है उस पे आम आदमी जो वो काम नहीं कर सकते। मेरी एक से बात भी हुई, वो जब ये अब उन्होंने किया क्या है कि ये जो सिगरेट है उसके पीछे एक फ़िल्टर लगा होता है, और वो जो फ़िल्टर है वो पाकिस्तान में नहीं बनता, उसकी जो टो है, बेसिक टो एसीटेट, वो बाहर से इंपोर्ट होती है। वो जो टो एसीटेट है उस पे 4500 रुपया पर किलोग्राम गवर्नमेंट ने टैक्स एक्साइज ड्यूटी लगाई है। बिल्कुल सही। फिर
वो जो टो है उसको एक फिल्टर रॉड बनाते हैं लंबा सा, वो जो फिल्टर बनता है फिर वो कट के सिगरेट वाले लगाते हैं। वो जो टो है उसकी इनवॉइस वैल्यू 1600 रुपया है पर किलोग्राम, लेकिन उस पर जो टैक्स है वो मुझे वो जो कंपनी वाले ने बताया कि उस पर 80,000 रुपया पर किलोग्राम टैक्स है। और लेकिन वो जो सेल्फ एक्साइज ड्यूटी है वो एडजस्टेबल है, जब सिगरेट बनेगा तो उसमें से ये पैसे जो है ये मिन्हा हो जाएंगे। अब जो 800 रुपये की गोल्ड लीफ है उसमें तो कोई थोड़ा बहुत टैक्स बच जाएगा फिल्टर पे जो एक्साइज ड्यूटी दी गई है उसको शामिल करके, लेकिन वो जो 300 रुपये बनाने वाला स्पोर्ट्स सिगरेट वाला है उसका अब रिफंड निकल रहा है और रिफंड एफबीआर देता नहीं है, और चुनाचे 72 करोड़ रुपए का सिर्फ एक सिगरेट फैक्ट्री का रिफंड है, और वो फैक्ट्री जो है माली एतबार से अब आगे चलने के काबिल नहीं रही। तो चुनाचे ये जो सारा ये जो ताली है ये दोनों हाथों से बज रही है। नेक टैक्स कोई नहीं देता इस वास्ते कि यहाँ टैक्स इकट्ठा करने की फिजा नहीं है, और ये इसके लिए सबसे पहले सोच बदली जाएगी। ये एक हज़रत उमर फ़ारूक के दौर का वाक़या है कि वो एक रात को गश्त कर रहे थे तो एक घर से आवाज़ आई कि बाप ने कहा बेटी से कि ये दूध में पानी मिला लो, अब मैंने बेच ले जाना है। तो बेटी ने कहा कि माँ आपने खलीफा का हुक्म नहीं सुना कि ये दूध में पानी नहीं मिलाना, ये बहुत बुरी बात है। तो उसने कहा, बाप ने कहा कि बेटा इस वक्त कौन सा खलीफा यहाँ हमें देख रहा है। तो बेटी ने आगे से जवाब दिया कि अब्बा खलीफा नहीं देख रहा, खुदा तो देख रहा है ना। तो चुनाचे ये कौमों की ज़िंदगियों में भी ये इनकलाब उसी वक्त आएगा जब ये सोच आगे आएगी, और जब खौफ खुदा भी और ये जो सोच है इसकी माशरे में तहसीन होगी। हज़रत उमर फ़ारूक ने फिर उस लड़की को अपनी बहू बनाया था। आप हमारे माशरे में ये करके देखें ना, कौन करेगा। चीनियों ने एक मरहले पे उन्होंने कहा कि हमने ज़िंदगी इत्मीनान सुकून से गुजार ली है। उन्होंने एक बड़ी सी दीवार अपने इर्द गिर्द बना ली और उन्होंने कहा बस ठीक है, बारात से हमें अब कोई हम पे हमलावर नहीं हो सकता, कोई इधर आ नहीं सकता, बस ठीक है, अब आप मज़े से ज़िंदगी गुजारेंगे। हुआ क्या कि वो जो दरवाज़ों के दरबान थे उनको हमलावरों ने काबू कर लिया। उनको पैसे दिए, वो दरवाज़ा खोल देते थे, हमलावर अंदर आ गए और वही लड़ाई झगड़ा फिर शुरू हो गया। तो उन्होंने फिर सोच के कहा, उन्होंने कहा नहीं, दीवार साजी से बात नहीं बनेगी, ये किरदार साजी से बात बनेगी। सही बात तो है। चुनाचे उसके बाद उन्होंने फिर जो किरदार है उस पे एम्फेसिस, अब वो जो कन्फ्यूशियस का एक उनका मज़हब है कन्फ्यूशियसिज्म, तो वो जो कन्फ्यूशियस है उसका बेसिक जो फ़लसफ़ा है वो इंसान और इंसान के किरदार पे है। बिल्कुल सही। तो ये बातें ये हमारे माशरे में अभी इनका तो दूर दूर तक कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा और हम सज़ा दे के आप क्या करेंगे। ये हमारा सज़ा देने के लिए ज़रूरी है ना कि आप पहले अदालतों में जाएं। तो इंसाफ के एतबार से हम दुनिया के आखिरी 4 मुल्कों में हैं। तो वो जो अगर हमने उन 4 मुल्कों में ही रहना है तो ये जितनी एनफोर्समेंट आप बढ़ाएंगे इससे माशरे में जुल्म, इससे माशरे में बेईमानी, रिश्वतस्तानी और ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अनफॉर्चुनेटली आपकी बात से मैं यही कर पाई हूँ कि ये सिगरेट का मामला नहीं है, ये एज ए नेशन हमारा जो माइंडसेट है, हमारी जो किरदार साजी है, ये उसका मामला है। हम टैक्स पे करना नहीं चाहते जो कर रहे हैं। मैं आपकी बात से वैसे काफ़ी हद तक अग्री करती हूँ सैन साहब कि हमारी भी सैलरीज़ या हम लोगों की भी ऑटोमेटिकली जो डिडक्शन हो जाती है अगर हमारे सर पे हो तो शायद हम भी कहीं ना कहीं, हम में से बहुत सारे लोग इसमें चोरी करें और हम टैक्स पे ना करें। सैन अहमद साहब बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, आपने इतना इन डिटेल हमें बताया। हमारे साथ इस वक्त साबिक DG FBR मौजूद थे, टैक्सेशन के हवाले से बात कर रहे थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। अब बात करेंगे गज़ा में जारी जो इसराइली जारियत है अब सिर्फ बमबारी या तबाही तक महदूद नहीं रही, बल्कि भूख और कहत की सूरत हाल में एक नया हौलनाक चेहरा अख्तियार कर चुकी है। ग़िज़ाई किल्लत से जी हालिया दिनों में मज़ीद 6 फ़लस्तीनी बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं, जिसके बाद भूख से मरने वालों की तादाद 133 हो गई है, जिसमें 87 से ज़ायद मासूम बच्चे शामिल हैं। आलमी इदारों के मुताबिक गज़ा के 22 लाख अफराद खुराक और दवा की शदीद किल्लत का सामना कर रहे हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि यौमिया कम अज़ कम 500 इमदादी ट्रक दरकार है, लेकिन इजराइल महज 100 ट्रकों को इजाज़त दे रहा है। इस तबाहकुन सूरत हाल में जहाँ दुनिया की ताकतवर हुकूमतें खामोश हैं, वहाँ जो इजिप्शियन अवाम है, मिस्री अवाम है, उसने कलामती मगर एक कहले इकदाम उठाया और वो बोतलों में अनाज, चावल और खुश खुराक भरकर बहरा रूम के ज़रिए गज़ा के मज़लूमों तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा हो, यूनिसेफ हो, आलमी इदारा खुराक हो, आलमी इदारा सेहत हो, सब ने खबरदार किया अगर फौरी और मौसर इक़दाम ना किए गए तो गज़ा में कहत की ये लहर बड़े पैमाने पर इंसानी जानों के ज़िया का बाइस बनेगी। अब यहाँ पर सवाल वही है जो पहले भी हम करते आ रहे हैं कि वाकई दुनिया इस वक्त खामोश रहेगी, तमाशाई बनकर देखती रहेगी। दूसरी जानिब एक जो अपडेट या लेटेस्ट डेवलपमेंट भी वो ये कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो हालिया बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस है, जिसमें दर्जनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने फ़लस्तीनी अवाम के मसले के हवाले से हल पर ज़ोर देते हुए आलमी बरादरी से अपील की है, लेकिन इस इजलास में, इस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका और इसराइल की जानिब से पार्टिसिपेशन नहीं की गई, जिस पे इंटरनेशनली रद्द अमल भी आया है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था कि इसमें जो फ़लस्तीनी रियासत है और एक जो वाज़े रोड मैप है वो तैयार किया जाए, लेकिन इससे बाइकआउट किया जाना अमेरिका और इसराइल का, इसने बहुत सारे क्वेश्चंस को रेज़ किया है। दूसरी जानिब इस अमेरिका ने इस कॉन्फ्रेंस को हमास के लिए तोहफ़ा करार देकर इसको जो कहा जाए इससे शिरकत से इनकार किया था। फिर सदर डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट देखी जाए तो उनकी जानिब से कहा गया कि गज़ा में सूरत हाल कुछ इतनी हौसला अफजा नहीं है। ये क्या हो रहा है? एक तरफ आप बाइकआउट कर रहे हैं, एक तरफ आप कमेंट कर रहे हैं। इस पे हमजा रिफ़त हुसैन हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच हमजा, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। हमजा, ये पहले तो मैं भूख वाले मामले के ऊपर आपसे ज़रूर करूँगी। ये जो कहत, ये जो मनाज़र, ये जो फुटेजेस हैं इतनी हॉरिफाइंग है। हम पहले से बमबारी का जिक्र कर रहे थे, तबाही का जिक्र कर रहे थे, जिनोसाइड का जिक्र कर रहे थे। ये एक वो चीज़ है जिस पे तो इतनी बड़े बड़े इदारे, बड़ी बड़ी अक़वाम बात करती आ रही हैं बच्चों के हवाले से। आज वो चीज़ें हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही अरमाला, और बहुत पहले बहुत सारे एनालिस्ट ने ये बात की थी कि इजराइल जो है स्टारवेशन को वेपनाइज कर रहा है। उसका जो आपको मनाज़र इस वक्त गाज़ा के अंदर नज़र आ रहे हैं कि मैल न्यूट्रिशन, भूख, आप क्या कह सकते हैं, इट्स एब्जेक्ट पॉवर्टी, डेस्टिट्यूशन, गाज़ा तबाह हो चुका है। गुर्बत की अगर हम बात करें वो तो निचली सतह के ऊपर था ही था, पर अब बच्चे, माएँ, आप कह सकते हैं कि एल्डरली, द डिसेबल्ड, एवरीबडी इज़ अ विक्टिम ऑफ इजरायली टेररिज्म। और एड की आपने जिक्र किया अपने इंट्रो के अंदर, तो इजरायलीज़ तो खुश हो रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि डेफिनेटली इनको तो बिल्कुल भी कोई खुराक नहीं मिलनी चाहिए। मैं इजरायली मीडिया को फॉलो कर रहा था, उनका एक चैनल है i24, वहाँ पे तो कह रहे थे कि अच्छी बात है कि दे नॉट फैटनिंग अप, अच्छी बात है कि उनको खुराक नहीं मिल रही। इससे साफ साबित होता है, और ये वो चैनल है जो नेतन्याहू के बहुत ज़्यादा करीब है, इससे साफ साबित ये होता है कि बेसिकली स्टारवेशन को वेपनाइज किया जा रहा है, स्टारवेशन को एज अ स्ट्रैटेजी अपनाया जा रहा है। और इस किस्म की मिसाल आपको बहुत जगहों पे नहीं मिलती। कुछ हद तक आपको म्यांमार के अंदर रोहिंग्यास के साथ जो हुआ था, जो वहाँ पे मिलिट्री हुंटा ने किया था, पर इसका जो स्केल है वो उससे भी काफ़ी ज़्यादा आगे है। तो अभी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो ठीक है, आवाज़ें उठ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये इस चीज़ का ज़रूर जिक्र किया है कि एड की जो फरामी है उसको अनइनहिबिटेड तरीके से गाज़न्स को दे देना चाहिए, बट वो नेतन्याहू इस चीज़ के ऊपर एग्री नहीं कर रहे। और ये जो कॉन्फ्रेंसेस बॉयकॉट की है जो अक़वाम मुत्तहिदा ने कॉल की है, इससे साफ साबित होता है कि देयर इज़ नो सिंसेरिटी फॉर द पीपल ऑफ गाज़ा। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमास के ही उस नैरेटिव के अंदर जो मासूम बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, उनको उसी नैरेटिव के अंदर ही फिक्स करके ये कहा जा रहा है कि ऑल ऑफ देम आर पोटेंशियल टेररिस्ट। हालांकि ये बेसिकली स्टारवेशन और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है जो आपको इस वक्त नज़र आ रही है। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, देयर इज़ नो सिंसेरिटी। हमजा, ये बात तो हमने हमेशा से, जब भी ये हम इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, अमेरिका
के लिए ये सारी चीज़ें, जैसे आपने कहा कि उन्होंने 2 के 8 के हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात की, लेकिन एट द सेम टाइम दूसरी जानिब ऐसी कॉन्फ्रेंस का बायकॉट करना जिसमें इस सारी चीज़ को एड्रेस किया जाना है, और ऐसा नहीं है कि वो इज़राइल के अगेंस्ट कोई कॉन्फ्रेंस थी, इट वाज़ ऑल अबाउट फ़लस्तीन और किस तरह से उसको बेहतर किया जा सकता है, और एक रोड मैप तैयार किया जाना था। अब ये क्या डबल स्टैंडर्ड्स या हम वो जो नो सिंसेरिटी वाली बात है कि एक तरफ आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप ऐसी चीज़ों का बायकॉट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो फिर आप स्टेट टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड वी ऑल नो कि अमेरिका की सपोर्ट तो है ही है। देखिए, स्टेट कम्प्लिसिटी तो है, डोनाल्ड ट्रंप जैसे मर्जी बात करें। देखें, हमें ये इस चीज़ को याद रखना चाहिए, वो बेसिकली नोबेल पीस प्राइज़ के पीछे हैं। ही वांट्स द नोबेल पीस प्राइज़ टू कम इनटू हिज ऑफिस, इनटू हिज होम। तो उसके हवाले से वो ये चाह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा एक मेलो तरीके से, एक तरीके से मैं सारी सिचुएशन को हैंडल करूं। बट बिहाइंड द कर्टन्स तो यूएस की जो मिलिट्री एड है, इट गोज इनटू बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो जेनोसाइडल रजीम को दी जा रही है। सेटलमेंट एंटरप्राइज को अमेरिकन कंपनीज आज भी सपोर्ट कर रही हैं। और अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की ओवरऑल बात करें तो वो तो चाह रहे हैं कि अब्राहम अकॉर्ड्स भी जो है, जो बेसिकली फलस्तीनियों की जो जेनोसाइड हो रही है उसको नॉर्मलाइज करने वाली बात है, ऑक्यूपेशन को नॉर्मलाइज करने वाली बात है, उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है। सो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका के इंटेंशंस को हमें बहुत ज्यादा इस मामले में सीरियस लेना चाहिए। आपको याद होगा UNGA के अंदर अल जज़ायर ने एक रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की थी, सारे मुमालिक जो थे ऑलमोस्ट यूनानिमिटी थी कि वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा सीज फायर के हवाले से और इजरायली विड्रॉल के हवाले से। अमेरिका ने अपना वीटो एक्सरसाइज किया और उसके बाद वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकी। तो अमेरिका की तरफ से तो एक ग्रीन लाइट दी हुई है इजराइल को कि आप जो मर्जी करें, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि वो सीज फायर्स में बिलीव करते हैं, वो एक पीस मेकर के तौर पे अपने आप को पेश करना चाह रहे हैं, इस वजह से आपको इस किस्म की स्टेटमेंट्स नजर आ रही हैं। बट बिहाइंड द कर्टन्स अमेरिका इज एक्टिवली कंप्लिसिट इन एग्रीजियस क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हमजा, ये जो भूख वाला मामला है, इस पे अमरीकी सदर ने जो कहा है कि नेतन्याहू जो कहत को हमास का प्रोपेगेंडा करार दे रही है, सरासर गलत है। हमास का नाम और हमास का वो एक पूरा चीज़ लेकर जिस तरह से इज़राइल ने अब तक गज़ा के अंदर जो किया है, वी ऑल नो कि किस हद तक इन्होंने डैमेज कर दिया। और जेनोसाइड जिसकी हम बार बार बात करेंगे, इसकी ये कहत या स्टावेशन, इसकी एक इनडायरेक्ट फॉर्म है जो किया जा रहा है। कैसे इमदाद भी नहीं पहुंच रही, वहाँ पे जो मनाजिर हम देख रहे हैं, इसमें ये जो अमेरिका या हम सुपर पावर्स का जिक्र कर रहे हैं, इसमें वो इदारे भी इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं, जिसका हम जिक्र करते हैं कि जी वो इस ह्यूमैनिटेरियन वर्क के ऊपर बड़ा काम कर रहे हैं या वो ह्यूमैनिटी को लेकर बड़े सीरियस हैं। ये तो खुलेआम उसकी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। तो उन इदारों की खामोशी किस बात पे, हम उसको क्या समझे उस खामोशी को? देखिए, बात सिंपल सी है, कोई भी एड ट्रक या कॉन्वॉय आना अगर चाह रहा भी होता है तो इजराइल उसको रोक देता है। उधर जो सेटलर्स हैं वहाँ पे जो रिहाइश पजीर हैं, वो जाके उन एड ट्रक्स को रोकते हैं और वो कहते हैं कि आप टेररिस्ट को, जो बड़ी एक हैरान कुन बात है और बड़ी खौफनाक बात है कि आप टेररिस्ट को इमदाद क्यों पहुंचा रहे हैं। तो वो फिर कॉन्वॉयज आगे जा नहीं सकते। उसमें इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस की अपनी कंप्लिसिटी होती है। रफा क्रॉसिंग जो मिस्र के साथ है, उसके ऊपर भी इजरायलीज ने कहा हुआ है कि रफा क्रॉसिंग से थोड़ा सा अंदर गाजा स्ट्रिप के अंदर अगर हम चले जाएं तो उसके ऊपर हमारी एक मोनोपोली होगी, हम डिटरमिन करेंगे कि एड कहाँ पे प्रोवाइड की जाए। देखिए, फॉर इजरायलीज एवरी पैलेस्टीनियन इज अ टेररिस्ट, एवरी अरब इज अ टेररिस्ट। तो उनके लिए एड का पहुंचना खवातीन के लिए, बच्चों के लिए, वो बेसिकली यही समझे जा रहा है कि वो दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि असल में अगर हम हकीकी तौर पे अगर हम देखें, एड कॉन्वॉयज को रोकना, चाहे वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की हम बात करें, अभी हाल ही में फ्रांस ने कहा है कि हम रिकॉग्नाइज करेंगे फलस्तीनी स्टेटहुड को। जर्मनी जैसा मुल्क जिसके अंदर वो हॉलोकॉस्ट अपोलोजिस्ट भी हैं, वो भी इस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि नहीं, एड का पहुंचना बहुत हद तक जरूरी है। द प्रॉब्लम इज इजराइल, द प्रॉब्लम इज कि इजराइल की जो स्टेट है वो चाहती ही ये है कि किसी ना किसी तरह से जो एड की जो फरामी है वो फलस्तीनियों को ना पहुंचे, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये लोग खत्म हो जाए, गाजा को एनेक्स किया जाए और ग्रेटर इजराइल का प्रोजेक्ट जो है वो मंजर आम के ऊपर आ जाए। दैट इज द एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी। जितने मर्जी शुगर कोटेड वर्ड्स हों, इजराइल चाहता ही ये है, और अमेरिका भी इसमें शामिल है, कि गाजा को एनेक्स करके फलस्तीनियों को खत्म किया जाए एज अ कौम। तो हमजा, ये तो वही बात है कि हमारी आंखों के सामने चीज़ ख़त्म हो रही है। वी ऑल नो कि ये क्या हो रहा है और इसका एंड क्या होने वाला है, बिकॉज
जंगबंदी वाला मामला हमारे सामने रहा, जिस पे अभी हम प्रेसिडेंट ट्रंप की बार बार बात करें कि जी वो सीज़ फायर पे बिलीव करते हैं, और उन्होंने जैसे बहुत दफ़ा क्रेडिट लिया पाकिस्तान इंडिया का, फिर उन्होंने कहा जी अब गज़ा के अंदर भी होगा, फॉर द टाइमिंग हुई भी, लेकिन वो चीज़ें जिस तरह से वायलेट हुई तो फिर तो ये होता चला जाएगा, ये हमारी आंखों के सामने और सब लोग देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें जो सीज फायर वाली बात है ना, डोनाल्ड ट्रंप की, मैंने आपको बार बार इसी चीज़ का मैं जिक्र भी करता रहा हूँ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि उनके रेटरिक एक और चीज़ होती है, उनका एक्शन कुछ और होता है। ठीक है, आप अगर ओवरऑल हम देखें, ठीक है हिंदुस्तान पाकिस्तान की कशीदगी को कम करने में बहुत अहम किरदार किया, ईरान इसराइल के भी कशीदगी को कम करने में बहुत हद तक इन्होंने अहम किरदार अदा किया, पर आप खुद जरा देखें क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इसराइल के खिलाफ कोई ऐसा इक़दामात उठाने की कोशिश करेगी जहां पे इजरायली आप कह सकते हैं जो जेनोसाइडल हेट मॉन्गरर्स हैं उनके खिलाफ कोई सैंक्शंस लगेंगी, कोई सेटलमेंट एंटरप्राइज के साथ बिजनेसेस बंद किए जाएंगे? क्या फलस्तीनी स्टेटहुड के ऊपर जो सबसे बड़ा स्टिकिंग पॉइंट है उसके ऊपर कोई बातचीत की जाएगी? जब हाल ही में जब फ्रांस ने बात की है कि हम फलस्तीनी स्टेटहुड को रिकॉग्नाइज करेंगे सितंबर के अंदर, तो कुछ घंटों बाद अमेरिका और इसराइल की तरफ से डिमार्शेस आना शुरू हो गए थे कि आप ये कैसे कर सकते हैं, और फ्रांस के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था। तो सिंपल सी बात है कि कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जिसको अमेरिका खुद सपोर्ट करता है, जब तक उन वेरिएबल्स के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, बदकिस्मती से एक्शन नहीं लिया जाएगा, तब तक पैलेस्टीनियंस की, फलस्तीनियों की नस्लकुशी होती रहेगी, और खवातीन और बच्चों को जो है स्टारवेशन का, दे हैव टू इंड्योर स्टारवेशन, और उनकी कत्लो गारत जो है वो एक आम सी चीज हो जाएगी। आप खुद नंबर्स उठा के देख लें, डेली बेसिस के ऊपर कभी 90 कैजुअल्टीज हो जाते हैं, कभी 40 कैजुअल्टीज हो जाते हैं, और उसमें खवातीन बच्चों की तादाद ज्यादा है। कितने हमास ऑपरेटिव्स को इसराइल ने मारा है? इस्माइल हनिया को मारा, ठीक है, जब वो स्टेट गेस्ट थे ईरान के अंदर, या सनवार को मारा, पर आप मुझे खुद बताएं कि कितने लोग हमास ऑपरेटर्स को गाजा स्ट्रिप के अंदर मारा? ये हमास सब बहाना है। सिंपल तरीका कार ये है कि फलस्तीनियों को खत्म करके एनेक्स कर ले इसराइल। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट नेतन्याहू वांट्स, एंड इन सम वेज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ट्रंप वांट्स एज वेल। और वो हो भी रहा है। सबसे अनफॉर्चुनेट बात है कि जो वो चाहते हैं वो कर रहे हैं। एक वही बात है, शुगर कोटेड बातें कर कर एक दुनिया को गुमराह करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है, जो कि हो भी नहीं रही है। आई एम श्योर कि एवरीबडी इज़ वाचिंग, जो कि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इजराइल को क्या करने के ऊपर। हमजा, इन द एंड आई रियली वांट कि आप, ज़ाहिर है हम अपने तौर पर सिर्फ यहाँ बैठ के बात कर सकते हैं, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। आवाज़ बुलंद करते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा जो कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है, दीगर ममालिक, ज़ाहिर है अमेरिका इजराइल बाइकॉट कर रहे हैं, लेकिन इस रोड मैप के लिए अरब ममालिक का भी बड़ा रोल है। दीगर जैसे आपने जर्मनी का जिक्र किया, फ्रांस का जिक्र किया, ये सारे वो ममालिक हैं जो कहीं ना कहीं कंडेम कर रहे हैं इस चीज़ को। जी अरमाला, आपकी आवाज कटी है। जी हमजा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। मैं आखिरी बात में ये कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह से हमने इस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, दो कि अमेरिका और इजराइल ने इसका बाइकॉट किया, लेकिन दीगर ममालिक जिसमें आपने अभी जर्मनी और फ्रांस का भी जिक्र किया, मिस्र का भी जिक्र किया, आप क्या कर सकते हैं? बिकॉज आप और मैं तो यहाँ बैठ के एक बात कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे ये एक दुनिया का मसला है जिसको दुनिया ने ही हल करना है, और इन्हीं ममालिक की के इंटरवीन करने से ही शायद कोई मामला बेहतर हो जाए और फ़लस्तीनियों की सुनी जाए। देखिए उसमें दो तीन चीज़ें। पहली चीज़ ये, जब तक इजरायली स्टेट अपनी जेनोसाइडल मशीनरी को ख़त्म नहीं करेगी, जब तक सेटलमेंट एंटरप्राइज चलता रहेगा, जब तक इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस को बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ अमेरिकन एड मिलता रहेगा, वेपनरी मिलती रहेगी, और ये हम फ्रांस और जर्मनी की बात करें, आप खुद देखेंगे आर्म सेल्स कितने ज़्यादा उन्होंने सैंक्शन किए हुए हैं। वो इंशाल्लाह लेट्स होप कि इमानुएल मैक्रोन की हुकूमत के अंदर इतनी ज़्यादा वो डेक्सटेरिटी हो कि वो कहें कि यार ये आर्म सेल्स भी हम लोग बंद करेंगे। बट जब तक ये सारे वेरिएबल्स खत्म नहीं होंगे, सबसे बुनियादी तौर पे जो स्टिकिंग पॉइंट है कि पैलेस्टीनियन स्टेटहुड, उसको गारंटी नहीं किया जाएगा, तब तक स्टेटस को मेंटेन होता रहेगा। देखिए मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो इस आप कह सकते हैं क्रैश न्यू रियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर वो तो बेनिफिट करेंगे। इट इज अ प्रॉफिट मेकिंग मशीन। नेतन्याहू की डोमेस्टिक स्टैंडिंग के लिए तो उन्होंने नस्ल कुशी तो करनी ही है फलस्तीनियों के लिए। बात मॉरल स्टैंडिंग का और रेटरिक की और चीज होती है। जब तक एक्शन सेटलमेंट्स के ऊपर, जेनोसाइडल मशीनरी के ऊपर और सैंक्शंस नहीं लगाए जाएंगे इसराइल को कि वो अपनी ऑक्यूपेशन खत्म कर दे। मैं इस चीज से एग्री नहीं करता कि इसराइल को तबाह और बर्बाद हो जाना चाहिए, बट टू स्टेट सोल्यूशन का होना बहुत हद तक जरूरी है। अगर ये चीज नहीं होगी तो फिर यही रेटरिक्स, यही कॉन्फ्रेंसेस, यही जो मूड्स और एक्सरसाइजेस हैं वो चलते रहेंगे। जो कुछ खुशाइन बातें हैं कि फ्रांस इज ए मेजर प्लेयर इन यूरोप, P5 का मेंबर भी है, उनका रिकॉग्नाइज करना इज द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। लेट्स होप कि ये ज्यादा चीज प्रोलिफरेट हो
बट असल मसला जो आ रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन नेतन्याहू के नेफेरियस जेनोसाइडल एजेंडा का है। यू सो राइट, थैंक यू वेरी मच हमज़ा, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया। हमज़ा रिफ़त हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर। गाज़ा के अंदर जो हो रहा है, जो कोशिश की जा रही है और वो दुनिया देख रही है, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। इस पे जो इमेजेस, जो फुटेज हम अपनी टीवी स्क्रीन्स पर, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, दैट्स हॉरिफाइंग। वो इमेजेस देखकर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम कितने हेल्पलेस फील करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, हम आपको खुश आमदीद कहेंगे। इसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर मोहम्मद हारिस, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जो मारूफ RMIT यूनिवर्सिटी है उसमें एक ऐसी रिसर्च की बुनियाद रखी है जो दुनिया भर में पानी, तवानाई और माहौल का जो एक बहरान कह लें उसमें एक रेवोल्यूशन पेश कर रही है। दुनिया भर में 80% जो वेस्ट वाटर है वो बग़ैर किसी सफाई के बराह रास्त माहौल में छोड़ दिया जाता है, जो ना सिर्फ माहौलियाती आलूदगी या तबाही का बायस बनता है बल्कि जो मुआशी बोझ है वो भी है। ताहम डॉक्टर हारिस और उनकी टीम ने वेस्ट वाटर को एक कीमती मौका बना दिया है मसले की बजाय। एक ऐसा ज़रिया है जो सब्ज़ या ग्रीन एनर्जी पैदा करता है और बग़ैर किसी साफ़ पानी के इस्तेमाल की ये टेक्नोलॉजी ख़ास तौर पर अनोखी है। और कैसे इनका ये सिस्टम काम करता है, हाउ डज़ इट वर्क, इस पे हम ज़रा बात कर लेते हैं। डॉक्टर मोहम्मद हारिस हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया अर्ली इन द मॉर्निंग। आई रियली वांट कि एक बड़ा रेवोल्यूशनरी इक़दाम है जो आपका और आपकी टीम का है, हमारे देखने वालों को इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सबसे पहले इनवाइट करने के लिए। तो जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि ये एक वेस्ट वाटर ज़्यादातर जो है वो 80% से ज़्यादा तो साफ़ ही नहीं किया जाता, और जिन ममालिक में साफ़ भी किया जाता है उसमें ये काफ़ी एक यूटिलिटीज़ के ऊपर बोझ होता है कि जो कि आम कंज्यूमर को बेसिकली पे करना पड़ता है। तो वेस्ट वाटर कहने को तो वेस्ट होता है, मगर इसमें हर तरह की कीमती चीज़ बेसिकली जो है वो जा रही होती है, और कुछ रिकवर कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। मगर जो जदीद दौर की ज़रूरत यही है कि उन जो ज़ाया चीज़ें हो रही हैं हम उनको भी किसी न किसी तरह से रिकवर किया जा सके। तो हमने बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, एक बड़ा एक इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से आप पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बेसिकली स्प्लिट करते हैं, जिससे एनर्जी जो है वो जनरेट होती है। तो आमतौर पर ये साफ़ पानी की मदद से किया जाता है, लेकिन आप जैसे जानते हैं कि साफ़ पानी के ज़खायर वैसे ही पूरी दुनिया में काफ़ी महदूद हैं। तो हमने और मज़ीद ये कि इस प्रोसेस को काबिल अमल बनाने के लिए जो धातें इस्तेमाल की जाती हैं वो खुद से हमें इसमें डालनी पड़ती हैं। तो हमने एक ऐसा प्रोसेस बनाया कि जिसमें ये दोनों काम एक ही वक्त में हो रहे हैं, कि हम वेस्ट वाटर को भी यूटिलाइज कर रहे हैं, मगर जो उसके अंदर से कीमती धातें या अज्जा हैं उनको हम एज अ कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, जिसे हम इसीलिए हम ये कहते हैं कि टर्निंग लायबिलिटी इनटू प्रॉफिटेबिलिटी। लवली। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है कि आपने जैसे अभी ये बात की है, इंटरनेशनली क्या ये चीज़ ऑलरेडी प्रैक्टिस हो रही है, और क्या हम इस चीज़ के लिए कमर्शियल लेवल के ऊपर करने के लिए तैयार हैं इस चीज़ को, इस प्रोजेक्ट को? जी आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया है। बिल्कुल जी, जो ये प्रोसेस है हाइड्रोलिसिस का, जिसे वाटर स्प्लिटिंग भी कहते हैं, ये काफ़ी मारूफ प्रोसेस है और इसके ऊपर पूरी दुनिया का काफ़ी रुझान है। उसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि जो हाइड्रोजन गैस बेसिकली पैदा होती है वो CO2 एमिट नहीं करती। तो ये ग्रीन एनर्जी का सोर्स है जिसके ऊपर जदीद दुनिया, अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा जो फंड्स इसके लिए मुख्तस किए गए हैं। मगर इसमें बॉटल नेक ये है कि जो इसको काबिल अमल बनाने के लिए कैटलिस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, और साथ में मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि साफ पानी के ज़खायर का इस्तेमाल होना। तो बिल्कुल ये एक ऑलरेडी इसके ऊपर काफ़ी सारी जो हैं वो कंपनीज और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसके ऊपर काम कर रही हैं, और ये बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है कि जिसे आप मुस्तकबिल करीब के अंदर आप कमर्शियल स्केल के ऊपर भी देखेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। डॉक्टर साहब, मैं जब भी हमारे पास कोई साइंटिस्ट या रिसर्चर आते हैं मैं उनसे हमेशा ये सवाल ज़रूर करती हूँ, पाकिस्तान के अंदर हम स्पेसिफ़िकली मैं बात करूँगी, दुनिया भर में रिसर्च को लेकर या इस तरह रिसर्च बेस्ड जो वर्क है उस पर बहुत ज़्यादा काम किया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर रिसर्च
के हवाले से 2 के इंस्टीट्यूट्स मौजूद है, यूनिवर्सिटीज़ करी हैं, लेकिन जिसका एक प्रॉपर आउटपुट आता है जिस रिसर्चेस का, हम उसमें लैग करते हैं। डू यू अग्री विद दैट? और इसकी अगर ऐसा है तो क्यों है? इन वजूहात पे ज़रूर बताइएगा। जी, आपका सवाल किसी हद तक मुनासिब है और आप ठीक कह रही हैं, मगर उसमें काफ़ी सी जो वजह है वो रिसोर्सेज की आ जाती है। किसी भी मुल्क की अगर आप देखेंगे तो जो उसकी ग्रोथ का दारोमदार है वो डायरेक्टली रिसर्च के ऊपर है, तो रिसर्च के बगैर कोई चीज़ मुमकिन नहीं है। आप उसको अपनी रोज़मर्रा की मेडिसिन ले लीजिए, आप किसी भी चीज़ को ले लें, सोशल बिहेवियर देख लें, आप एनर्जी देख लें, आप क्लाइमेट चेंज को देख लें, तो उसमें ज़ाहिर रिसर्च का एक खासा जो है वो अमल होता है। मगर अनफॉर्चुनेटली इसके लिए पाकिस्तान में कुछ इस तरह से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज ज़ाहिर है इसके लिए अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से ज़ाहिर है कि ये चीज़ काफ़ी ज़ाहिर तख़ीर का शिकार है। मगर ज़ाहिर है कि जो जदीद ममालिक हैं उनमें इसमें खासा बजट जो है वो मुख्तस किया जाता है, और ये है कि इसमें इनकरेज भी किया जाता है और लोगों को मतलब ऐसे मौक़े, ऐसे प्लेटफॉर्म्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट की फंडिंग्स के ज़रिए से, और फिर उसको कमर्शलाइज करने के जो हैं वो मौक़े फराहम किए जाते हैं। और उसकी एक दूसरी वजह इन ममालिक में जदीद में ये भी है कि इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन इतनी स्ट्रिक्ट हैं कि उसकी वजह से हमें अल्टीमेटली रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिसेस चाहिए उन मसाइल को हल करने के लिए, जो कि हमारे यहाँ इस तरह की ज़ाहिरा चीज़ में काफ़ी फुकदान है कि चूँकि इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस इतनी जो हैं वो स्ट्रांग नहीं है, तो लिहाजा जब इन्वायरमेंटल कोई आपकी लेजिस्लेशन जब कोई एग्जिस्ट नहीं करती तो ज़ाहिर है उसको ख़त्म करने के लिए फिर आपको रिसर्च भी नहीं चाहिए या कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म भी नहीं चाहिए। यू आर सो राइट कि दुनिया भर में इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा हो रही है, और हम अभी शायद हमारा फोकस भी डॉक्टर साहब नहीं है। अब हम क्लाइमेट चेंज के बारे में इतनी बात कर रहे हैं, इसमें ये छोटे छोटे फैक्टर्स इतने सारे इन्वॉल्व हैं कि अगर हम इस पर अभी से काम नहीं करेंगे तो आगे जाके तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि दुनिया कहाँ है और हम कहाँ हैं। जी बिल्कुल, इस मामले में काफ़ी हम दुनिया के हिसाब से लैग करते हैं, तो इसी वजह से आप ये देखेंगे क्लाइमेट चेंज है या कोई भी ऐसी, यही रिसर्च हमारी एड्रेस भी करती है। वाटर जो फ्रेश वाटर रिजर्व्स हैं उनको प्रिजर्व करती है, और जो पानी के अंदर जो चीज़ें वेस्ट हो रही हैं उनको रिकवर भी करती है, और साथ में एक ऐसा एनर्जी का रिसोर्स बनाती है जो कि माहौल दोस्त है, जिसका आपके माहौल के ऊपर कोई बुरा इफेक्ट नहीं आता। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपने चूँकि ऑस्ट्रेलिया में इस चीज़ की बुनियाद रखी है, आपने इसको आगे फर्दर क्या सोचा है आपकी टीम के साथ पाकिस्तान के अंदर? हम कब तक ये इस प्रोजेक्ट के हवाले से मज़ीद वर्किंग होती हुई देखेंगे? इसका पार्शियली जवाब है पहले ही दे चुकी हैं रिसर्च के लैग के ऊपर, और आप पहले ही बता चुकी हैं कि क्या मसाइल हैं। तो इसके लिए डेफिनेटली हमें कुछ कंपनीज हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया में ऑन बोर्ड हैं इस चीज़ के ऊपर, जो कि समंदरी पानी से यही प्रोसेस करने पे ऑलरेडी हम काम कर चुके हैं माजी में। तो ये हमारे उस काम की एक्सटेंशन है जिसमें हम अब वेस्ट वाटर करना चाहते हैं। इसका मकसद ये है कि अब दुनिया में सारी जगहों के ऊपर तो जाहिर है कि समंदरी पानी दस्तयाब नहीं, मगर वेस्ट वाटर तो तकरीबन हर जगह पे है, तो एक ऐसा पोर्टेबल सिस्टम बनाया जाए कि आप कहीं पे भी रख सकें और इसे आप एक एज जनरेटर जैसे काम करता है उस तरह से आप एनर्जी से प्रोड्यूस कर सकें। तो इसके लिए ज़ाहिर है इन्वेस्टर चाहिए। हमारे पास कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ कंपनी जो हैं वो ऑलरेडी हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं ऑस्ट्रेलिया में, मगर पाकिस्तान से वी आर ओपन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पाकिस्तान से भी अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई हमारे साथ किसी भी तरीके से जुड़ना चाहता है, तो हम उसके लिए ज़ाहिर है कि ओपन है। बिल्कुल ज़रूर डॉक्टर साहब, आई रियली वांट, और मैं अपने प्लेटफॉर्म से ये रिक्वेस्ट करूँगी, बिकॉज पानी का मसला पाकिस्तान के अंदर भी वो नो कि जो पीने का पानी है, साफ़ पानी है, इसके बहुत सारे मसाइल हैं, और आप जैसे ब्रिलियंट लोगों की पाकिस्तान को ज़रूरत है। और ज़ाहिर है यू आर सो राइट कि आप लोग रिसर्च कर सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे रिसोर्सेज मैटर करते हैं, और उसके लिए अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, स्टेट लेवल पे है, कोई भी आपके साथ कोलैबोरेट करेगी, आई एम श्योर कि आप लोग पाकिस्तान के लिए सर्व करने के लिए तैयार हैं। इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से डॉक्टर साहब आप कुछ भी कहना चाहें? जी, ये आपने बड़ा अच्छा मुझे मौका दिया। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, जो कि पानी को ज़ाया मत कीजिए। ये बहुत कीमती चीज़ है, और इसका बेदरेग इस्तेमाल किसी भी लिहाज से, वैसे तो किसी भी चीज़ का ज़ाया जो है वो ठीक नहीं है, मगर पानी का बिलखुसूस। तो पानी के, और जो आपका किसी भी किस्म का जो वेस्ट है उसका सेफ डिस्पोजल जो है वो करें, उसको इर्द गिर्द मत फेंकें, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपकी जनरेशन को इम्पेक्ट करता है, वो आने वाली जनरेशन को इम्पेक्ट करता है, मगर हमें उसका एहसास नहीं है। जैसे हम अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत की बात करते हैं, तो ये सेहत की बात है। ये चीज़ें अल्टीमेटली उसी सिस्टम में जा रही हैं, और ये फूड के थ्रू हमारे
पानी के थ्रू अल्टीमेटली हमारे ही बच्चों के तक या जनरेशन तक जो है वो जा रही हैं। तो इन चीज़ों का बिलखुसूस हमें ख्याल करना चाहिए। वेरी गुड मैसेज, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर मोहम्मद हारिस हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तानी साइंटिस्ट है, इनकी रिसर्च बहुत ज़बरदस्त है और पानी को लेकर ज़ाहिर है जहाँ दुनिया भर में चैलेंजेस है, अगर डॉक्टर साहब की रिसर्च के लिए कोई भी पाकिस्तानी कंपनी है, कोई भी सेक्टर है, इनके साथ कोलैबोरेट करना चाहता है तो ही इज़ लाइक के वी आर मोर देन वेलकम। सो आई होप कि आपके लिए कॉन्वर्सेशन थोड़ी प्रोडक्टिव रही होगी और आपको आज का शो पसंद आया होगा। फीडबैक आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।